वेलकम टू द क्लास वोकेबलरी क्लास, यानी कि वोकेबलरी डे 7 और अल्फाबेट 7 जो है हमारा उस नंबर पर आता है जी। अच्छा, अगर आपने रीजनिंग पढ़ी हो तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर पे आता। जैसे एम आता है 13 नंबर पे, जेड आता है 26 नंबर पे। रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं ना इसके ऊपर। तो वैसे एक बात पूछ रहा हूँ, ये तो आपसे आती ही होगी, अल्फाबेट को सेट करना या उसमें जो कोड डिकोड करना उसे। तो इसलिए जो कंपटीशन में स्टूडेंट्स हैं, आप अगर हैं और आपको एकदम से सोचना पड़ रहा है ऐसे करके ए बी सी डी ई एफ जी 7वें पे आएगी, तो आप अभी नए हो सकते हो कंपटीशन में, और पुराने हो तो आपने सही से रीजनिंग को नहीं सीखा। हमने बोला अल्फाबेट 7 आपके दिमाग में आना चाहिए था जी। मतलब इस अल्फाबेट की एक एक अंक उसके शब्द के हिसाब से मैच होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अंक हमारा किस अल्फाबेट को जाएगा। जैसे पहले को ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी, सबको पता होता है, लेकिन जिन्हें आगे पता होता है वो रीजनिंग के क्वेश्चन जल्दी कर जाते हैं। तो मैं एक बात ये बोल रहा था कि अल्फाबेट की संख्या भी निश्चित पता है अगर आपको बढ़िया करके। मैं बोलूं जैसे आपसे बताइए टी कितने पे है, तो आपको बताना चाहिए तुरंत। ये आपकी रीजनिंग अच्छी होने का प्रमाण है, सबूत है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम एज यूजुअल अल्फाबेट जी पढ़ेंगे, लेकिन एक बात मैं समझा दूं आपको, ये हमारी मंडे की क्लास रहेगी। मंडे की है ये जी वाली, लेकिन जो क्लास नंबर 7 है ये 6 क्लास के बाद आई है। और हमारी प्रक्रिया इस वोकेबलरी को समझाने की, सिखाने की, याद कराने की। बच्चों की बात अब ये आ रही कि सर लंबे समय तक कैसे याद रहे, कैसे याद करें, भूल रहे हैं, एक ये समस्या। दूसरी, सर सेंटेंस में यूज करना और सिखाओ। दोनों बातों के ऊपर आज चर्चा चलेगी। ठीक है, दोनों बातें बताएंगे आपको। तो आज हम इस वीडियो में एक वीकली टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे, एक तो वो हो गया। दूसरा, हम अल्फाबेट जी पढ़ेंगे। तीसरा, इस मंडे के दिन जो आपको वीडियो मिला करेगी, इसके अंदर हम थोड़ा सा अल्फाबेट जो है उससे हटकर भी कुछ और सीखेंगे। तो अल्फाबेट कम कर दूंगा मैं, वो मेरा तरीका, उसकी टेंशन ना लें आप। एक बात और ध्यान रखो, 26 अल्फाबेट में 20 ऐसी हैं जो रोजाना होंगी, तब भी पूरी नहीं हो पाएंगी, अगले महीने पढ़नी पड़ेंगी। और 4 ऐसी हैं वो तो इस महीने में भी जो है बहुत ज्यादा हो जाएंगी। वाई, वी, डब्लू, चलो डब्लू तो ज्यादा, एक्स, वाई, वी, जेड, ये 4 तो एक दिन में हो जाएंगे आपकी सारी की सारी। मुश्किल से इसमें 20 शब्द सिखाने हैं मुझे आपको, 25 शब्द या 30 होंगे या 40, तो इनकी एक ही क्लास खत्म हो जाएगी एक अल्फाबेट में। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें कि सर आज जी के जो है बस आपने 15 ही क्वेश्चंस करवाए हैं। हमें 15 क्वेश्चंस से मतलब नहीं है, हमें मतलब है हमारी क्लास जो सामने चली है, क्या उसमें हमें कुछ ऐसा मिला कि हमें एहसास हुआ कि हमने बहुत सीख लिया आज। ऐसा एहसास होना चाहिए आपको। ठीक, तो 3 चीजें होनी है आज क्लास के अंदर। शुरू करने जा रहा हूं मैं आपका जो सैटरडे में टेस्ट लिया था, मैंने आपके मार्क्स देखे, अच्छे लगे मुझे, आपके मार्क्स सही हैं, लेकिन कुछ बच्चे वर्ड पावर को यूज करने में परेशानी में रहे। सिनोनियम लगा दिया बच्चों ने, ईडियम्स लगा दी, यूज भी कर लिए, लेकिन कुछ गलत हो गया उनसे। कैसे बेहतर तरीके से सेंटेंस में पिक कर सकें आप। सेंटेंस दिया हुआ है तो उसमें पिक करना है एक क्वेश्चन को तरीके से। 4 ऑप्शन रखे हुए, कौन सा लगाएं, ये क्वालिटी आपको सीखनी पड़ेगी, तभी इस क्लोज टेस्ट का मकसद तभी इस वोकेबलरी की क्लास का मकसद पूरा हो पाएगा। और आपने बस सिनोनियम याद कर लिए, एंटोनियम याद कर लिए, आपने ईडियम फ्रेज याद कर ली, तो आपने इस क्लास का सिर्फ 30% फायदा उठाया, 70% आप उठा नहीं पाए। वो क्या था, सेंटेंस कहीं पर है और रिक्त स्थान में शब्द हैं, तो सही वाला शब्द रखना, और ये आपको क्लोज टेस्ट के 20 नंबर में भी सहायता करेगा। फिल इन द ब्लैंक्स के 3-4 नंबर के सवाल आएंगे, उसमें भी सहायता करेगा, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर देगा ये बात कि अगर आपने एक सेंटेंस के अंदर उस शब्द को फिल करना सीख लिया। ठीक, तो ये 3 बातें हम आज फोकस करेंगे, किस तरीके से हमें लगाने हैं आंसर। अगला टेस्ट आपका फिर सैटरडे के दिन होगा, तो उसमें सुधार करना है मुझे कि मैं बच्चों से कैसे फिल इन द ब्लैंक्स पूरे करवाऊं, और आप भी मेरे साथ समझो कि कैसे करना है। अब हमें पहली बार में अगर कोई चीज़ सीखते हो आप, चाहे साइकिल चलाना सीख लो या मैकेनिक या कुछ भी सीख लो, तो परेशानी होती है, लेकिन कब तक होती है, जब तक आप हिम्मत से काम लोगे। हिम्मत से काम नहीं लोगे तो वो परेशानी बढ़ जाएगी।
हिम्मत से मतलब सब्र रखो थोड़ा सा, और देखो अब हम क्या बताते हैं आपको तरीके, शायद उससे फायदा हो जाए। तो कल हमारा जो ये टेस्ट हुआ था सैटरडे के दिन, पहले इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला था, ए गुड ब्रेकफास्ट विल रिक्त स्थान यू फॉर द डेज वर्क। जब भी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ड पावर आएगी तो ये तभी सोल्व हो पाएगी जब आपको चारों ऑप्शन की हिंदी पता हो। चारों ऑप्शन की हिंदी पता होना चाहिए, लेकिन अभी 50% काम हुआ है, अभी सोल्व नहीं कर पाओगे आप एक्यूरेटली। मतलब अगर क्लोज टेस्ट को बार बार आप सोच रहे होंगे सर क्लोज टेस्ट का नाम क्यों ले रहे हैं आप, ये क्लास जो मैं पढ़ा रहा हूँ जूनियर बच्चे हों या सीनियर बच्चे, ये आपको क्लोज टेस्ट करने में बहुत ज़्यादा सहायक होगी। और आजकल के कंपटीशन को देख करके कितनी ही ग्रामर सीख लो, कितनी ही वोकेबलरी सीख लो, और इसे सीखने के बाद अगर कंप्रीहेंशन नहीं कर पाएँ तो माफ़ी चाहता हूँ, सच है बोलना पड़ेगा, आप कामयाब नहीं हो पाओगे। आप किसी जॉब में अपनी एक वैकेंसी या अपनी एक पोस्ट सिक्योर नहीं कर पाओगे, आप परेशान रहोगे, क्योंकि तीनों चरण पूरे करने हैं आपको शब्दों को भी सीखना है वर्ड पावर यानी कि, आपको ग्रामर भी सीखनी है, और इन दोनों का सही से इस्तेमाल करते हुए फिर आपको कंप्रीहेंशन भी सीखनी, तीनों सीखनी पड़ेंगी। अब आप कौन से चरण में हैं, कितना टाइम तैयारी करते हुए हो गया, उसके हिसाब से आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे आप अगर 2-3 महीने 4 महीने से हो तो आराम से सीखो इन्हें, बहुत बढ़िया शब्द है आपके लिए ये। और अगर आप 1-2 साल से हो तो आपको इनका यूज़ भी पता होना चाहिए था थोड़ा बहुत, इनमें से शब्द पुराने होने चाहिए थे। लेकिन हमें नहीं पता कि आप कौन से बैच में से हो, कहाँ से हो आप, कौन से शहर से हो। हमें इतना पता है कि जो कुछ भी नहीं जानता वो भी सीख सकता, और जो बहुत कुछ जानता वो भी इनसे काफ़ी मदद ले सकता है। ठीक, तो अब हमारा जो सवाल है ये, इसमें आंसर लगाने के लिए चारों की हिंदी पता होनी चाहिए। तो पहला फ्रिटर, जिसका जोड़ा होता अवे, तो फ्रिटर अवे होता समय गंवाना या पैसा गंवाना। तो यहाँ हमारा ब्रेकफास्ट है और दिन के लिए तो कोई समय की बात नहीं आ रही, इसे हटाओ। फैब्रिकेट होता है सबूतों में फेरबदल कर देना, एविडेंस, किसी के खिलाफ सबूत बना दिए दूसरे के खिलाफ मिटान दिए, तो सबूत की कोई बात नहीं चल रही इसके अंदर। फिर आते हैं 45 पे, इसका मतलब होता है मजबूत बनाना, कोई किलेबंदी कर देना, दीवारें खड़ी कर देना कि हमला ना कर दे कोई दुश्मन, या अपने शरीर को ऐसा भोजन देना कि हमारा शरीर बीमारियों से, थकान से लड़ सके, और यही इसका आंसर है। किसने बताया, नोट कर लो, ब्रेकफास्ट ने। और आंसर फॉर द डेज वर्क, पूरे दिन जो तुम काम करोगे ना उसके लिए तुम्हारा सुबह का नाश्ता तुम्हें मजबूत बनाएगा। और ये साइंटिफिक फैक्ट भी है, सच बिल्कुल, कि सुबह का नाश्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। खाली पेट अगर आप पूरे दिन काम करते रहोगे तो कमज़ोरी आ जाएगी। चाहे आप दोपहर का खाना हल्का ले लें, रात का और हल्का लें, लाइट, लेकिन आपको सुबह का हेल्दी फूड लेना चाहिए, आपको ज़्यादा मतलब अच्छी मात्रा में तरीके से। तो हमारा पहले का आंसर तीसरा हो गया। वेवर होता ऊपर नीचे होना, हिलना, या ऐसा करके होना ऊपर नीचे, तो ये तो कोई मतलब नहीं है। आंसर पहले का तीसरा। अब आप कहोगे सर अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप इसमें गोल कर लेंगे ब्रेकफास्ट को। जब कोई भोजन, कोई विटामिन, कोई इंजेक्शन वगैरह तुम्हें ताकत देगा तो वो फोर्टिफाई करेगा आपको। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एवरी सिंगल प्लान, इसे गोल कर लेना, प्लान को, शब्दों को मिलाते चलो किसके साथ क्या मिल रहा। एवरी सिंगल प्लान, जो भी कोई प्लान, आई हैव मेड, मैंने बनाया है, सिंस न्यू ईयर्स डे, नए साल के दिन से, ये बात चल रही है, जो भी मैंने कोई प्लान बनाया नए साल से। हैज अ प्लान है तो फॉलन थ्रू की हिंदी पता होनी चाहिए, फॉलन आउट की हिंदी पता होनी चाहिए, फॉलन बैक की, और फॉलन बैक ऑन। अगर आपको चारों की हिंदी पता है और आंसर नहीं लगा पा रहा है तो सुनो, सीख जाओगे आप, क्योंकि आपने हिंदी तो याद कर ली ना, थोड़ा टाइम लगेगा, सीख जाओगे आप। लेकिन आपको इन चारों ऑप्शन की हिंदी नहीं पता तो आप केयरलेस हो। फिर मैं ये क्लास पढ़ा चुका हूँ F वाली, और मैंने बताया था कि फॉलन थ्रो होता असफल हो जाना, कोई स्ट्रेटजी, प्लान, पिकनिक वगैरह। फॉलन आउट झगड़ा करना होता, फॉलन बैक होता है पीछे हट जाना, और फॉलन बैक ऑन होता निर्भर रहना। तो अब बताओ, प्लान जो था, जो मैंने अब तक बनाए सारे के सारे क्या हो गए, वो सारे प्लान जो मैंने बनाए फेल हो गए, फेल। तो प्लान को गोल कर लेना, प्लान ने आंसर दिया है, यहाँ का आंसर हो गया फॉलन थ्रो। तीसरा, सॉइल, ये तो मिट्टी है, और मृदा अपर्दन जोड़ा भी होता है, ये आंसर लगाएंगे दूसरा। हिंदी सुन लो पूरे की, सॉइल इरोजन, मृदा अपर्दन, वाज मिटिगेटेड, इसे कम कर दिया गया था।
अच्छा, मृदा अपरदन होना मतलब जमीन पर से जो भूमि होती है उस पे से पपड़ी छूट के जो उसकी मिट्टी है वो छूट के बह जाना पानी के साथ, ये होता है मृदा अपरदन। ऐसा होने से उसकी उपजाऊपन खत्म हो जाता है, तो ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए, तो इसे रोका जाता। तो कैसे करके? मृदा अपरदन वाज मिटिगेटेड बाय द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। प्लांट ए ट्री मतलब पेड़ लगाना, तो बता रहे हैं पेड़ लगा करके, पेड़ों को लगा करके मृदा अपरदन को रोका गया था, कम करा गया था। अब मिट्टी ज्यादा नहीं जाती क्योंकि जड़ों में इकट्ठी हो जाती पेड़ों के, तो रुक जाती है, और प्लेन में बहुत तेजी के साथ जाती मिट्टी बह करके, तो ये रोका गया था। सॉइल इरोजन, अब इरप्शन होता है हमारा, विस्फोट होना, नहीं आएगा। एक्सेजरेशन होता है बढ़ा चढ़ाकर बोलना, मिट्टी का बढ़ा चढ़ाकर क्या बात है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एक्सप्लॉइटेशन होता है लाभ उठाना, ये आपके दिमाग में आया होगा, लेकिन आगे चल के देखो, जब पेड़ों को लगा रहे हैं तो अपरदन कम करेंगे, मृदा अपरदन। इसमें जो गोल करने की चीज थी वो कर सकते हैं आप, सॉइल और प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। ठीक है, चौथा आंसर। द ईगल हैड बिकम, कोई जानवर, कोई पक्षी अगर समाप्त हो चुका है किसी जगह से, ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया से, या कहीं से भी कोई पक्षी खत्म हो गया, तो वो बोलते हैं एक्सटिंक्ट हो गया। तो इसमें गोल करो आप ईगल को और निशान ले जाओ एक्सटिंक्ट के ऊपर। अब आप कहोगे भाई साहब इसका मतलब ये हो गया कि ईगल होगा तो हमेशा एक्सटिंक्ट आएगा ना, क्या पता कहीं पे ईगल फ्लाई चल रही हो, उड़ रही हो ईगल, क्या पता किसी ने ईगल को मार दिया हो। तो इस टाइम जो माहौल है उसके हिसाब से समझो आप। तो ये बताओ, कोई बोल रहा हूं मैं सेंटेंस, कोई चील जो होती, चील ईगल, कोई ईगल जो है वो कमजोर हो गई है ब्रिटेन में 1916 में, तो ये इमेसिएटेड क्यों आएगा, कमजोर होना होता। एक्सोनरेट होता स्वतंत्र मुक्त करना, छोड़ देना, ये क्या बात चल रही है, ईगल को छोड़ दिया, पकड़े हुए थे क्या उसे, कोई जेल में बंद कर रखा था, या उसने कोई चोरी कर ली थी क्या, तो इसे हटाओ यहाँ से आप, ये हमारा यूजलेस हो रहा। चौथे नंबर पर आता क्रिटिसिज्म, ये होती आलोचना, इसे भी हटा देंगे। आंसर हमारा तीसरा ही रहेगा, कोई जानवर, कोई पक्षी अगर किसी जगह पर खत्म हो जाए तो एक्सटिंक्ट हो गए। पांचवा नंबर बहुत बेहतरीन है, द लेक ऑफ रेन, इसकी हिंदी होती है लेक ऑफ की कमी, तो बारिश की कमी, ये सब्जेक्ट हो गया। रिक्त स्थान, द सीरियस लेक ऑफ फूड। अब हमने बताया था आपको, जरा देख लो, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बिगाड़ दे, स्थिति बिगाड़ दे, और तो आता है एग्रेवेट। ठीक है, और दूसरी बात, जब सब्जेक्ट और मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है, और बिगड़ जाए, ये खुद बिगड़ जाए, तो आता है डिटेरियरेट। तो यहां ये बात चल रही है, समझ लो सही से। देखो गलत हो गया अगर आपको तो टेंशन मत लो, आप उसे सीखो सही से। और ये ध्यान रखो, कंपटीशन की फील्ड में अपने आप को कम आंकना, कम मेहनत करना, इससे बेहतर है छोड़ दो पढ़ाई, आप मत पढ़ो, कम मत आंको बिल्कुल भी। आप किसी से कम थोड़ी हो, आप मेहनत ज्यादा करोगे आपका नंबर आएगा, जो आगे बढ़ता जाएगा वो कामयाब होता जाएगा। तो डरना नहीं है, हम मौजूद हैं, कोई परेशानी हो तो बताओ, हम पसंद नहीं है, दूसरे टीचर ज्वाइन करो आप, लेकिन पढ़ते रहो, पढ़ने से ही काम होगा, कोई चमत्कार होने वाला नहीं है, पढ़ते जाओ। यकीन मानो 3-4 महीने, 5-6 महीने, 7-8 महीने बीत जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको, ऐसे पढ़ते रहो रोजाना आप, जी के रीजनिंग जो भी आप पढ़ रहे हैं। फिर आपको कुछ दिनों बाद एहसास होगा बड़ा सारे इकट्ठा हो गया मेरे दिमाग में, अब तो मैं क्वेश्चन पकड़ने लगा हूं, ये भी करोगे सब आप। तो इन द बिगिनिंग ऑब्स्टेकल्स अराइज, मतलब मुसीबतें उठती हैं, आती हैं मुसीबतें, लेकिन इन द एंड इफ यू आर डिटरमिन्ड, लेकिन अंत में अगर आप डिटरमिन्ड हो, यू कैन ओवरकम एनी टाइप ऑफ ऑब्स्टेकल, आप किसी भी समस्या से निमट सकते हो। ठीक है, अब आते हैं वापस। तो ये सब्जेक्ट आएगा जब हमारी ये सब्जेक्ट खुद बिगड़ेगा, और जब ये बिगाड़ेगा तो ये बन जाएगा। तो पता है इसका आंसर क्या है, एग्रेवेटेड हुआ। क्यों? पानी की कमी ने भोजन की कमी को और बेकार कर दिया, और बेकार कर दिया इसे, एग्रेवेटेड। क्वेश्चन नंबर 6 में देखना अब आप, ये है देखो, हिज फादर्स हेल्थ, उसके पिताजी की सेहत, हैज। ठीक है, अब जो हमारा सेंटेंस उसके बाद में ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं हो, सब्जेक्ट की खुद की स्थिति बिगड़ जाए तो डिटेरियरेटेड, और जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बिगाड़ दे तो एग्रेवेटेड। दोनों में फर्क है, दोनों बदतर करना होते हैं, बुरा कर देना। तो 5वें नंबर पे बारिश की कमी ने भोजन की कमी को बेकार कर दिया और बढ़ा दिया, मुसीबत बढ़ा दी। और
और 6 नंबर पे उसके पिता की सेहत बिगड़ गई, खुद ही बिगड़ गई वो। 7वां नंबर जो है ये आपको करना चाहिए था, कॉमन सा सवाल है। ए पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुली, मैंने बताया था आपको सी वाले में के को से शुरू करा था मैंने बात करनी अपनी। के को बुरा, के को फॉन्ट बुरी आवाज, कर्कश, कैलीग्राफिस्ट जिसका राइटिंग अच्छा होता। तो ये हमारा आंसर था इसका 7वें का तीसरा। फिर मैं आया 8वें नंबर पे, वी अपोलोजाइज। अब मैंने एक बात बोली कि अगर आपको किसी सेंटेंस को फिल करना है, समझ लो, तो आपको चारों ऑप्शन याद होने चाहिए। अब आती भाई साहब हमें याद नहीं थे तो याद करो, और याद नहीं है, याद नहीं कर रहे हो तो 0 नंबर के लिए तैयार है ना, 0 नंबर आएंगे। अभी फिर सैटरडे में टेस्ट होगा आपका 25 नंबर का, फिर आपके वही नंबर रहेंगे 10-12, और मेहनत करोगे तो 25 भी आएंगे, 24 भी, 23 भी बच्चों के नंबर थे कल टेस्ट में बच्चों के नंबर 25 भी हैं और 7 नंबर भी हैं। मतलब हर तरीके का बच्चा है, जिसने जैसी क्लास ली, हो सकता है एक क्लास मिली हो बेचारे को, नया नया आया हो और टेस्ट हो गया हो तो 7-8 नंबर रह गए, या हो सकता है पूरा पढ़ा हो समझ में नहीं आ रहा तब भी 7-8 नंबर। तो आप अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के अनुसार वो सब कुछ पालोगे जो ईश्वर ने तुम्हारे लिए बनाया होगा। हमें मिल रहा है जो हमारी काबिलियत है, चाहे थोड़ा मिल रहा हो ज़्यादा मिल रहा हो, आपके साथ भी ऐसा होगा। तो आप अपने आप को काबिल बनाने की कोशिश करो, बार बार पढ़ते रहो चीज़ों को, बार बार हिम्मत मत हारो, डरो मत, और समझो कि तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारा काम पढ़ने का है, हम टीचर है, हमारा पढ़ाने का है। बिजली का बिल निकालने वाला है कोई व्यक्ति तो बिजली का बिल निकालेगा आकर के, टंकी लगाने वाला टंकी लगा, जिसके काम है वो करो ना आप। अभी आपका काम पढ़ने का है, पढ़ो, आप पढ़ के ही कामयाब हो गया और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मजबूत बन जाओगे, अपनी आर्थिक स्थिति भी सुधार लोगे और अपना स्टैंडर्ड भी ऊंचा कर लोगे, बातचीत करना, कपड़े पहनना, सब चीज़ें सीख जाओगे आप। ठीक है, आते हैं वापिस 8वां नंबर पे। ये कह रहा था मैं कि चारों के ऑप्शन पता होना चाहिए, साथ में सेंटेंस की हिंदी भी तो पता होनी चाहिए, और हिंदी के लिए बस वही जो नहीं आता नोट कर लो। जैसे वी अपोलोजाइज, हम माफ़ी चाहते हैं, हम माफ़ी मांगते हैं। अपोलोजाइज होता है माफ़ी मांगना, माफ़ करना नहीं। देखो फ़र्क सुन लो, माफ़ करना अलग होगा, फॉरगिव, पार्डन, लेकिन माफ़ी मांगना अलग है। तो देखो कितना बड़ा फ़र्क हो गया। जैसे उधार मांगना और उधार देना, दोनों में फ़र्क है। उधार मांगना बोरो, उधार देना लैंड। तो शब्दों का फेर है, बस यही तो वोकेबलरी समझनी है आपको। सिनोनियम एंटोनियम तो दुनिया याद कर रही, सिनोनियम एंटोनियम तो सब बच्चे याद कर रहे हैं, सब कर देते हैं। कुछ ऐसा करो जो कोई ना कर पाए, वो ये चीज़ें हैं। अभी प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे रम जाओगे इसके अंदर आप। अभी पहला टेस्ट हुआ, अच्छा वो फीस तो आपने जमा कर दी, ये वाली क्लास देख रहे हैं आप, तो अब पूरी क्लास सही से पढ़ो, और लास्ट में जो टेस्ट होगा उसमें फैसला लेना आप कि सर मेरी समझ में नहीं आया या मैं दोबारा ज्वाइन, सब आपके फैसले फ्री होंगे बिल्कुल, कोई कुछ नहीं कहेगा आपसे। और अगले महीने क्लास शुरू होगी, क्योंकि इससे आगे जाना अभी हमें, जो छूट रहे हैं उन्हें पकड़ेंगे, तो आप पढ़ लेना की जरूरत लगती है। तो चेंज आया आपके अंदर, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। इसलिए फीस बहुत कम रखी गई इसकी, ताकि आपको परेशानी ना पड़े। ठीक है, वी अपोलोजाइज, हम माफी चाहते हैं, फॉर द लेट डिपार्चर। अब डिप्लॉयमेंट तो सेना तो है ही नहीं यहाँ पे, डिप्लॉयमेंट तो सेना के लिए आएगा, गलत है। फ्रेजाइल होता है क्षण भंगूर, मतलब जो फ्लाइट है वो कमजोर सी टूट के बिखर जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। तीसरा फीबलनेस, कमजोर, आंसर है चौथा। हम माफ़ी चाहते हैं देर से प्रस्थान करने के लिए, अनाउंसमेंट कर रहे होंगे कहीं पे कि हमें 7 बजे निकलना था, 7:10 होगा, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ऐसा करके। 8वें का आंसर चौथा। अब एक चीज़ और भी थी कि मैं जी वाला 4 पेपर बनाता, 2 बनाए मैंने बस आज, जी वाले 4 पेपर बनाता और वो ही समझा देता, इसे छोड़ देता, तो क्लास का मज़ा बेकार हो जाता। आपके क्वेश्चंस गलत क्यों गए हैं ये जानना आपका अधिकार है और मेरी ड्यूटी है, तभी तो क्लास पूरी होती है। ये थोड़ी पढ़ाते रहो, टेस्ट का पता ही नहीं क्या होता है टेस्ट में। बच्चों को टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं, मेरी कोई क्लास टेस्ट के बिना चल नहीं सकती है, मुझे मज़ा ही नहीं आता, पता नहीं चलता बच्चे क्या कर रहा है। मैंने देखा, मुझे कमी दिखी तो मैं वो पूरा कर रहा हूँ। आप इस हफ्ते में कुछ कमी दूर कर दूंगा आपकी में, जो आपको परेशानी हुई होगी। तो आंसर हमारा 8वें का चौथा हो गया। 9 नंबर पे बताओ, ए माइल ए डे, प्रतिदिन 1 मील, तो प्रतिदिन 1 मील डूबता है वो, दोनों हटा दो, ड्रोन भी हटाओ और सिंक भी हटाओ। अब 2 बचे, स्विम बचा और फ्लोट। अब एक व्यक्ति जिंदा है वो, तो भाई साहब जिंदा व्यक्ति फ्लोट नहीं होता, जिंदा व्यक्ति तो स्विम करता है। हाँ फ्लोट हो सकता, कैसे करके, रबड़ की जो वो आती है स्टपनी बोलते हैं उसे, वो ले लो, या गुब्बारा, कुछ भी मतलब लो आप जो उस पर टेल सकता हो, फिर उस पर बैठ जाओ आप, फिर आप भी तैर लोगे।
तो जिंदा लोग भी किसी के सहारे से तैर सकते हैं, लेकिन अपना है तो वो स्विम आएगा। और एक्चुअल में प्रतिदिन अगर कोई व्यक्ति एक्सरसाइज के लिए स्विमिंग करता तो स्विम ही होता है। फ्लोट मत लगाना, आंसर लगाएंगे नो का पहला। मैं रोजाना 1 मील दौड़ता हूँ, दौड़ता मतलब उसमें समुद्र में तैरता हूँ। 10 नंबर पे ईडियम से याद कर लेना आप इसे, ड्रॉप लाइक फ्लाइज। जब आप अपने घर में ना कभी मक्खी मारने की दवा लाओगे तो देखना अचानक से आपके फर्श पे यानी कितनी मक्खियाँ पड़ी होंगी, क्योंकि बहुत तेजी के साथ मर जाती हैं और सेंसिटिव होती, सूंघेंगी मर जाएंगी। तो इसका मतलब होता है बड़ी संख्या में खत्म हो जाना, कोलैप्स या डाई भी होता, नोट कर लो इसे। आंसर है पहला। अब आप कहोगे सर ये गलत बात है आपकी, आपने तो हमें 2 कोलैप्स लिखवाया था, 2 डाई दे दिया, तो नंबर यहीं तो कट गया, एग्जाम पेपर में तो नहीं कटा ना, वहां नहीं कटेगा, यहां कटने तो जितने कट रहे हैं। इन्हें याद करो सही से, 2 हो गए आंसर के, 2 कोलैप्स इन ए लार्ज नंबर या 2 डाई इन ए लार्ज नंबर। आंसर है 10 का पहला। 11 एबंडेंस सिनोनियम पूछा मैंने तो प्लेथोरा। आंसर लगाओ प्लेथोरा। एक चीज देखो आप, 11 का तीसरा हो गया। अब देखो जो हमने एबंडेंस का सिनोनियम करा, अगर मैं कर दूं एबंडेंस का एंटोनियम तो दूसरा आंसर हो जाएगा स्कार्सिटी। तो ये जरूर समझ लेना कि उसने क्या पूछा, एंटोनियम पूछा है सिनोनियम। रटने वाले बच्चों में शामिल मत हो, भले ही चीजें रट के बैठ जाओगे कामयाबी नहीं मिल पाएगी। सीखने वाले लोगों में शामिल हो जाओ, भले ही थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए, कामयाब हो जाओगे आप जरूर। ये हमारी अपना खुद का एक्सपीरियंस है, जो बच्चे लग चुके हैं हमारे पास से या जो लगने वाले हैं, वो जो काबिलियत ढूंढते हैं अपने अंदर, अपने आप को काबिल बनाते हैं, रटते नहीं है, वो कामयाब रहते हैं। तो कोशिश करो धीरे धीरे, हाँ ये कहना चाह रहे हैं सर यहाँ से आंसर ले रहे हैं, वो अपनाओ आप तरीके, और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा आपके अंदर, ठीक है। ध्यान रखना ऐसी दवाई, मेरा अपना एक्सपीरियंस आप भी समझ लो, ऐसी दवाई जो बहुत तेजी के साथ असर करती है, मेरा मानना है वो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट देगी आपको। सच है बिल्कुल ये। और ऐसी दवाई जो धीरे धीरे असर करती है, धीरे धीरे का मतलब ये भी नहीं है कि बहुत सालों बाद, धीरे धीरे वो जड़ से खत्म कर देती है बीमारी को, और इसके लिए जानी जाती है होम्योपैथिक। जो छोटी छोटी गोलियां होती है ना, मीठी मीठी सी, उसकी खासियत होती है, छोटी सी आपको परेशानी है, 6-6 महीने दवाई खाएंगे आप, तब जाकर के वो खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसी के दोबारा नहीं आएगी वो, ठीक है। ऐसा होता है। तो धीरे धीरे ही चलते रहो, आराम से, आप जल्दबाजी मत करो बिल्कुल भी। ज्यादा पढ़ो लेकिन ज्यादा जो है निराशा मत कलेक्ट करो आप बिल्कुल भी। जितना मिल रहा खुश रहो आप उसके अंदर, मजे करो, लेकिन रोजाना इकट्ठे करते रहो चीजों को। ब्रेविटी होती संक्षिप्तता, मतलब छोटापन, तो इसका एंटोनियम बन जाएगा लेंदी। ये हमारा पहला पेपर सोल्व हो गया, ठीक है। ध्यान रखते चले फिल इन द ब्लैंक्स का खास करके। अब एक और आ गया फिल इन द ब्लैंक्स 13 नंबर पे। आई थिंक, मुझे लगता है, उसका गुस्सा, उसका गुस्सा है सब्जेक्ट, हिज एंगर, गोल कर लो एंगर को। और यहीं पे होगा ना फ्यूरी, तो ये भी होता किसी चीज की तीव्रता या गुस्सा बहुत ज्यादा किसी भीड़ का। यहीं होता अगर साइक्लोन, चक्रवात, एंगर की जगह। यहीं होता अगर अर्थक्वेक, समझ लो एंगर के बदले में फायर या एंगर, अर्थक्वेक, साइक्लोन, स्टॉर्म होते अगर, तो सुने हिज एंगर विल रिक्त स्थान एंड ही विल फॉरगिव यू। देखो यहाँ फॉरगिव आया, माफ कर देगा, वहां माफी मांग रहे थे, यहाँ माफ कर रहे हैं, तो दोनों अलग हैं। फॉरगिव माफ करना, अपोलोजाइज को नोट कर लेना कहीं पे, माफी मांगना, इसकी जरूरत मुझे पड़ेगी कहीं ना कहीं। हम बोल रहे हैं ना, देखो हम जो बातें बोलते हैं ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ मैं बहुत महान हूँ, ये नहीं, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे सामने ऐसे ऐसे क्वेश्चन गुजर गए कि वो मैं बता दूंगा आपको, ये आया हुआ है। ये अपोलोजाइज और फॉरगिव में अंतर आया हुआ पेपर में, एक बार समझाऊंगा, कभी जरूरत पड़ेगी इसकी, देखो दोबारा घूम के आएगा अपोलोजाइज, तब समझाएंगे आपको। तो ये नहीं लग रहा आपको सेंटेंस, मुझे लगता है, आई थिंक, मुझे लगता है उसका गुस्सा शांत होगा। और सुनो, शांत होना, कम होना, ये एबेट होता, कौन सा वाला, चौथा वाला। एवर्ट मत लगाना, गुस्सा टलता नहीं है, गुस्सा शांत होता, तूफान शांत होते हैं, ऐसे मतलब धीरे धीरे कम हो जाते हैं। आग लग गई, शांत हो जाएगी फिर बाद में वो। तो आग, गुस्सा, कोई चक्रवात, कोई तूफान का कम होना, जब ये सब्जेक्ट हो कम हो जाए तो एबेट। इतनी बार पूछा गया पेपर में कि बहुत बार, और ये पता होना चाहिए आपको। चौथा आंसर है इसका। एब्डोमेन होता पेट, एबाइड के साथ बाई आता, वैसे नहीं आएगा, और एवर्ट टालना होता, नहीं आएगा वो। 14 नंबर, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, ऑफ कोर्स मतलब बेशक, बिल्कुल सही बात है, ऐसा करके बोलते हैं ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। इट इज ईजियर, आसान है, टू योर, गोल करना रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, और नीचे लिख दो इसके थ्रोन, गद्दी। और मैंने बताया होगा आपको, गद्दी त्यागना हो या जिम्मेदारी से पीछे हटना हो,
गद्दी त्यागना भी तो जिम्मेदारी से पीछे हटना, राजा नहीं बनना चाह रहा है आप, जिम्मेदारी लेना नहीं चाह रहा कहीं की, तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज से या जो है हमारा दूसरा वाला क्या था वो थ्रोन से अगर पीछे हटे कोई त्याग दे तो एब्डिकेट। अब त्यागना तो एबंडन भी होता, और ये तीसरा जो है हमारा ये गलत काम के लिए उकसाना, साथ देना होता, लिखवाया था मैंने ये। और चौथे नंबर पे कुशल होता, वो तो वैसे ही नहीं आएगा। तो आंसर जो है हमारा 14 का पहला बन जाएगा। अब अगर आप ये कहो सर मैंने चौथा लगा दिया, मैंने सोचा कि जिम्मेदारियों के लिए दक्ष बन जाओ, तो 2 के बाद में मेन वर्ब आती, नोट कर लेना, और ये एडेप्ट है एडजेक्टिव, तो क्यों आएगा ये एब्डिकेट आंसर है। तो ये कह रहे हैं आसान होता है अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ देना एक अच्छा नागरिक होने के नाते। अगर एक अच्छा नागरिक होने से अच्छा, पता क्या बोलना चाह रहा है इस सेंटेंस में, ये आप अच्छे नागरिक बनने के लिए बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ेंगी आपको। उससे आसान है कि आप अपनी जिम्मेदारी त्याग दो और मजे लो, कोई कुछ भी कहता रहे आपको, ये गलत है। तो एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करनी चाहिए, ये ज़रूरी है हमारे लिए, लेकिन हम इसे त्याग देते हैं, एब्डिकेट। 15 नंबर, इज द एक्ट ऑफ इंसल्टिंग होता बेइज्जती करना, सेक्रेड होकर लिख दिया हमने पवित्र आपके लिए, नहीं लिखता तो ये भी परेशान करता है आपको। तो शब्दों की नॉलेज की कमी है आपको अभी, जो आपके नंबर कम है, धीरे धीरे बीतता जाएगा, फिर सारे शब्द जाने पहचाने लगेंगे, फिर आपको पेपर अच्छा लगेगा। अभी बुरा लगेगा आपको पेपर जब नया नया आएगा। तो सेक्रेड ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स होती चीजें, तो पवित्र वस्तुओं की इंसल्ट करना, ये तो दूसरा आंसर है, ब्लेस्फेमी। 16 नंबर, पुलिस हेड टू, रिक्त स्थान मैंने बताया था, ब्रेक डाउन होता है मशीन का खराब हो जाना, ब्रेक डाउन होता है मैं मान लो पढ़ा रहा हूँ, मैं चक्कर खा के गिर जाऊँ, या मैं बोलते बोलते चुप जाऊँ ऐसे करके और मेरी आवाज़ ना निकले, तो ब्रेक डाउन हो गया मेरे अंदर, बीमार हो गया मैं। या दरवाज़ा तोड़ के या दीवार तोड़ के चले जाना, गिरा देना नीचे, तो ये भी होता है। ये आंसर है इसका। पुलिस को ब्रेक डाउन द डोर, पुलिस को दरवाज़ा तोड़ के गिराना पड़ा, टू गेट इनटू द फ्लैट, फ्लैट में एंट्री करने के लिए। 17, देयर बॉडीज, इसे गोल कर लो आप, ये सवाल थोड़ा बढ़िया है। देयर बॉडीज, देखो आंसर चौथा तो आएगा नहीं, चौड़ा करना होता है वो तो, हटा दो से, पहला मत लगाना। लाइट, क्या किसी के शरीर को इसलिए जलाएंगे, शरीर जला के रोशनी करेंगे वहां पे कि अब हमें दिख जाएं चीजें। जब आप रोशनी करते हो कि आपको चीजें दिखने लायक हो जाएं, तो लाइट लगाते हैं, लाइट द लैम्प, लाइट द कैंडल, लाइट द लैंटर्न, ठीक है, वर्ब है यहाँ पे लाइट, तो ये तो आएगा नहीं। अब 2 बचे। आपका आंसर अगर बर्नट है तो मैं आपको गलत नहीं कहूंगा, ऐसा भी हो सकता है ना उनकी बॉडियों को जला दिया गया, मतलब जला दिया गया कि नष्ट हो जाए, सबूत सारे मिले, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर आंसर इसका क्रीमेटेड है, क्योंकि हमारे इस सेंटेंस में कोई ऐसी बात नहीं चली है कि उन्होंने जला दिया, आग लगा दी, उन्हें तबाह कर दिया, ऐसा कुछ है नहीं। अब आती है भाई साहब बात, तो ये भी नहीं है इसके अंदर कि उनका अंतिम संस्कार किया गया, तो मैं बता रहा हूँ जब हमारे सेंटेंस में क्लियर नहीं है बात, तो बॉडीज को या तो बेरीड करना, दफनाना, या क्रीमेटेड करना, तो आंसर इसका तीसरा लगाएंगे। हाँ अगर ऐसा कर दूं, सुनो, देयर हाउसेज, अब आएगा बर्नट, मकान आ गया ना, मकान को तो जलाएंगे ऐसे करके, तो 17 का आंसर तीसरा लगा लेंगे। दूसरा आपने लगाया हो तो आप आंसर के करीब से गुजरे, लेकिन फिर भी आंसर तीसरा ही रहेगा। 18, यू शुड रिक्त स्थान योर एक्सपीरियंस, गोल करना एक्सपीरियंस को। बाई ट्रेवलिंग मोर, नहीं पता हो तो मैं बता दूं, जो यात्रा के शौकीन होते हैं ना, यात्रा करते हैं ज़्यादा, वो नई नई चीज़ें सीखते हैं, कैसे करके, जहाँ जाएंगे वहाँ की नई वेशभूषा, ड्रेस, खाना पीना, उनकी भाषा सब सीखेंगे, तो एक्सपीरियंस बढ़ जाता उनका, बढ़ जाता, तीसरा आंसर है। और मैंने लिखवाया भी था ब्रॉडन एक्सपीरियंस, ब्रॉडन नॉलेज, ज़्यादा करो, तो हिंदी है, तुम्हें अपना अनुभव बढ़ाना चाहिए ज़्यादा यात्रा करके, आंसर लगाएंगे 18 का तीसरा। 19 नंबर पे हमने पूछा था गलत सेंटेंस बताओ, तो पहला तो सही है, द 2 कंट्रीज, और गलती भी मैंने बता दी, यहाँ देखनी थी आपको शब्द में, तो कॉन्टिग्यूअस ऐसे करके, एक देश ये है कि पास पास में, दोनों देश पास पास में होना, ये पेपर भी इस टाइम कॉन्टिग्यूअस है, तो कॉन्टिग्यूअस पास में होना सही है। दूसरा, द न्यू डिजीज, नई वाली बीमारी, प्रूव्ड कॉन्टेजियस, संक्रामक साबित हो गई है, छूने से फैल जाती, ऐसा सिद्ध हो गया, ये भी सही है। तीसरा, मोस्ट आई इन्फेक्शंस आर कॉन्टेजियस, आई इन्फेक्शन बीमारी जैसा कुछ है, सही है, बीमारियों के लिए तो ये वाला आता है कॉन्टेजियस, याद करवाया मैंने आपको ये।
चौथा देखते हैं अब, कैलिफोर्निया एंड मैक्सिको, ये बीमारी है क्या? कोई बीमारी का नाम है ये शहरों के नाम है, देशों के, शहरों के, ठीक है। ये हमारा गलत है, कॉन्टेजियस नहीं होगा। ऐसे करके कैलिफोर्निया और मैक्सिको छूने से फैल जाते हैं? नहीं, पास पास हैं। कॉन्टिग्यूअस करो आप यहाँ पे, तो हमें पूरे सेंटेंस को देखना होता, भले ही आंसर एक शब्द पे दिखाए हमें, लेकिन आंसर पूरा देखना हमेशा, जब भी मजा आएगा। 20 नंबर, एक्सपार्ट। सिनोनियम या ईडियम का मतलब ये था, इसे सिनोनियम में भी पूछा जा सकता है, इसे ईडियम में भी पूछ सकते हैं। आंसर हमारा है इसका पहला, नोट कर लेना, एक तरफा फैसला होता है ये, एक्सपार्टी। तो वन साइडेड जजमेंट। 21 नंबर, दिस मेडिसिन इज एन, रिक्त स्थान, क्योर। क्योर हो इलाज, या इफेक्ट हो असर किसी दवाई का, किसी योजना का, तो प्रभावशाली होता है वो, इफेक्टिव लगाओ आंसर। आंसर 21 का लगाएंगे चौथा, और पहला जो है वो होता है योग्य या के लायक, दूसरा है इल्लीगल, गैरकानूनी, तीसरा है इलिटरेट, अनपढ़, निरक्षर, जो पढ़ना नहीं जानते लिखना नहीं जानते, इलिटरेट व्यक्ति होते हैं वो, और इफेक्टिव हो गया, प्रभावशाली। तो बता रहे हैं सर दर्द के लिए ये वाली दवाई जो है असरकारी है। कोई दवाई, कोई योजना, कोई प्लान अगर कामयाब रहे तो इफेक्टिव बोलते हैं उसे। जैसे मैं अगर अपने अनुभव के आधार पर अपनी क्लास को नाम दूं तो ये क्लास बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, खास करके उन बच्चों के लिए जिनकी वोकैबुलरी की नॉलेज बहुत ज़्यादा कम होती है, उनके लिए है, और जिनकी अच्छी है वो एक्सपीरियंस उन्हें मिलता जा रहा। 22 नंबर, ही वाज, ये जोड़ा होता है, पूरा जोड़ा पूरा करवाया हमने। टेकन अबैक, ये कुछ भी नहीं होता, गिवन अबैक, पुट अबैक, फालन अबैक, कुछ नहीं है, ज़बरदस्ती का ऑप्शन है, बस ये जोड़ा बनाना था हमें। और वैसे भी दिया हुआ, उसके बुरे व्यवहार से वे आश्चर्यचकित हो गया, टेकन अबैक, अचंभित हो गया। 22 का चौथा जोड़ा था ये। 23, हिज फैमिली हैड टू, इसे इंपॉर्टेंट लगा लो, इसमें दिमाग ज़्यादा लगना है। हिज फैमिली हैड टू, रिक्त स्थान, ए लॉट ऑफ लग्जरीज बिकॉज ही लॉस्ट हिज जॉब। एक बात बताओ, उसके परिवार को लग्जरी समझ लो पहले। अब लग्जरी नहीं पता तो क्या करोगे आप? लग्जरी होती शान शौकत, आरामदायक जिंदगी प्रदान करने वाली चीज़ें जो होती हैं लग्जरीज, बढ़िया बढ़िया बेड, बढ़िया जो है बिस्तर, बढ़िया खाना पीना, बढ़िया जो है कपड़े, और बढ़िया रहन सहन, आपका ही लग्जरीज होता है। अब क्या कह रहे हैं वो, उसके परिवार को रिक्त स्थान, ए लॉट ऑफ लग्जरीज बिकॉज ही लॉस्ट हिज जॉब, क्योंकि उसने अपनी जॉब खो दी, जॉब चली गई, तो अब जो लग्जरीज हैं, शान शौकत, वो बटेगी या उसके बिना काम चलाना पड़ेगा, ऐसा करके समझते हैं। तो ये कैसे समझेंगे हम बताते रहेंगे, ये क्वेश्चन आ जाएंगे, कर देना आप, ये ऐसी बात आएंगी, इनके ऊपर उन्हें सीखते जाओ। आंसर लगाएंगे डिस्पेंस विद, डिस्पेंस विद होता के बिना काम चलाना। कार जो है बहुत ज़्यादा ईंधन ले रही है, कार के बिना काम चलाओ। एसी जो होती है, एसी के बिना काम चलाओ, क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है, ओजोन परत पे फर्क पड़ रहा है, तो वहाँ ये आएगा डिस्पेंस विद। और यूज़ करना है अगर आपको कुछ तो यूज़ आएगा वहाँ पे, तो ध्यान रखें, ये बनेगा मीनिंग। अच्छा, अगर कोई मुझसे पूछे सर डिस्पेंस विद, आंसर तो चलो लग गया, कहाँ से सोचा आपने ये, आगे जाओ। क्योंकि उसने अपनी जॉब खो दी, जॉब चली गई, तो अब उसका परिवार ये चीज़ें नहीं ले पाएगा, जाएंगी उनके पास से, ये डिस्पेंस विद आएगा। 24 नंबर, फीबलनेस होती कमजोरी, सिनोनियम हो जाएगा वीकनेस। और 25 नंबर पर हमने बताया था ऐसी कहानी जिसमें जानवर होते हैं वो होती फेबल, दूसरा आंसर है ये हमारा। 25 नंबर का क्वेश्चन पेपर सोल्व हो गया। इसको सोल्व नहीं करवाता, डायरेक्ट क्लास पढ़ाता तो मैं संतुष्ट नहीं होता, मुझे मज़ा नहीं आता। मुझे पता है ना, जब तक बच्चों को ये नहीं दिखाएंगे कि आंसर कैसे आया था, आंसर के पीछे वजह क्या थी, तो क्लास बेकार है फिर। ऐसे तो किताबों में मौजूद है। मान लो कि एक आपने कोई किसी भी राइटर की बुक खरीद ली और उसमें एक्सरसाइज है, आपने सोल्व करी, आंसर मिल गया, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, ठीक है। आपके 100 सवालों में से 70 सही हो गए, 30 गलत, तो 70 जो सही हैं वो तो खुशी देंगे आपको, 30 बहुत परेशान करेंगे, यार ये 30 कैसे गलत हो गए। अब उनका सॉल्यूशन कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, वो सॉल्यूशन देते ही नहीं है। देंगे भी तो इतना कि 2 हटा के 4 कर लो, लेकिन समझाएगा कौन? मैं नहीं, टीचर समझाएंगे। टीचर मैं भी हूँ, तो कोई ना कोई टीचर आपके पास होना चाहिए आपको गाइड करने के लिए। इसीलिए मुझे फील हुआ कि यार जब हम टीचर हैं, सिखा रहे हैं बच्चों को, तो सेंटेंस के पीछे आंसर की वजह क्या है वो तो बता दो बच्चों को, ऐसे क्या फ़ायदा। वरना ऐसे तो किताबों में मौजूद है, क्यों बच्चे पैसे दे रहे हैं हमें 250 रुपये या 300 रुपये या 350 रुपये, तो वजह क्या है? हम यहाँ खड़े होने के बाद न्याय मीन्स
एक अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से कि हाँ यार बच्चों को इसकी ज़रूरत, ये करना ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो हमारा पेपर ये हर बार मंडे की क्लास में सोल्व हुआ करेगा, सैटरडे में टेस्ट होगा, और अगले वाले जो अल्फ़ाबेट है उसके 2 पेपर होंगे, 4 नहीं होंगे, 2 कर देंगे। लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज़ और दूंगा मैं आपको, वो देखना आप। फिलहाल अब हम इस वीडियो में आगे क्लास को बढ़ाएंगे सॉल्यूशन के बाद। तो अब हमारा ये तो खत्म हो गया है, हटा दो। अब हमारा आएगा वोकेबलरी डे 7 और अल्फ़ाबेट जी, जो हम इसमें कंटिन्यू कर देंगे। तो जब हमने अपनी क्लास को आगे चलाया तो हमें जी पे एक नंबर मिला, गैलप। बहुत बेहतरीन बेहतरीन शब्द निकाल के ला रहा हूं मैं, और कोशिश कर रहा हूं कि जो नया है उसे भी कुछ मिलता रहे, और जो पुराने बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे हैं ना, वो भी कैसा हमें पढ़ना है, तो उन्हें भी कुछ ऐसा मिलना चाहिए ना, उन्हें लगे कि हाँ सर मजाक के क्लास में पैसे वसूल हो रहे हैं। अब ऐसा थोड़ी मैंने कह दिया बच्चों से कर लो ज्वाइन, या बच्चों ने ज्वाइन कर ली बेचारों ने। शुरू की 3 क्लास डेमो या 4 मैंने अच्छी पढ़ा दी, बाद में उसमें जो है ये सोच लिया एडमिशन तो हो गए, तो ये गलत होता है, ऐसा नहीं करते। ऐसे तो हम खुद ही सही नहीं रह पाएंगे, और आपको आगे भी तो पढ़ाना है हमें, आपको आगे भी तो संभावनाएं दिखानी अपने अंदर की, आप हमारे अंदर संभावना दे सकते हो सफलता की। तो इसलिए सब क्लास को सही तरीके से अरेंज करना पड़ता है, चाहे वो ग्रामर हो या 5वीं क्लास हो या पहली क्लास हो, सब बढ़िया चलेंगे। गैलप, जब एक घोड़ा 4 पैरों से दौड़ेगा, इतनी तेज दौड़ने लगे, टीवी में देखना आप कभी, इतनी तेज दौड़ने लगे कि आपको लगेगा ये तो हवा में चल रहा, उसका जमीन पैर पे पड़ेंगे ही नहीं, ऐसा लगेगा। तो ये एक तरीका है समझाने का। इसका मतलब होता है तूफान की तरह भागना, यानी कि बहुत तेज भागना, ठीक। और अगर इसके साथ में ये लगा दूं तो ये किसी मेन वर्ब के बाद में आ जाएगा। दोनों बातें समझ लो, वो जो थी वर्ब है और नाउन है। गैलप, बहुत तेज चाल, बहुत तेज दौड़ना, ये बहुत तेज हवा से बातें करना ये है। और मेन वर्ब के बाद में एट ए गैलप है, तो ये होता है बहुत तेज काम करना, बहुत तेज पढ़ना, बहुत तेज खाना बनाना, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसका सिनोनिम बन जाएगा रन वेरी फास्ट। कुछ भी पूछ सकता है, हिंदी सीखो आप, हिंदी और इंग्लिश तो अपने आप बन जाएगी, शब्दों को सीखते चलो। तो घोड़े का बहुत तेज दौड़ना या बहुत तेज घुड़सवारी, और एट ए गैलप बहुत तेजी से। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है, आई रीड, या रेड पढ़ लो, सेकंड फॉर्म हो जाएगी। आई रीड द बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ, एट ए गैलप बहुत तेजी से। अब आपको लगे किसी जगह पे यार एट ए आ गया, रिक्त स्थान है, ऑप्शन में गैलन है, ऑप्शन में गैम्बल है, ऑप्शन में गैलप है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जोड़ा मिला देना, समझना वहाँ पे कि भाई वो जो है बड़ी जल्दी तैयार हो गया, बोले क्यों, वो बहुत तेज करता काम को, एट ए गैलप, वो बहुत तेज करता, खाना बहुत तेज बनाती, वो बन गया खाना। एट ए गैलप जिसमें स्पीड हो काम में, वो लगा देंगे। तो मैं किताब को बहुत तेज पढ़ता हूँ, अखबार बहुत तेज पढ़ सकता है कोई, या कुरान या गीता या पुराण को इसे आराम से तेजी से पढ़ लेता है वो। तो पढ़ना तेजी से कोई काम करना ही है। दूसरा, द हॉर्स ब्रोक इनटू ए गैलप। अब ब्रेक इनटू की हिंदी सुनो अगर आप, बता रहा हूं, तो कोमल लगाना होता। अब कोमल लगाना क्या होता समझ लो, हर शब्द को समझ लो, आपको रिवीजन में बार बार मिलते रहेंगे। ब्रेक इनटू, वो ब्रेक डाउन था, दरवाजा गिराना, ये ब्रेक इनटू है। ये क्या होता है, एक घर है, दरवाजा इसका यहां से है, ये बंद है, चोर आए और पीछे से घुस गए, दीवार तोड़ दी है, ये दीवार तोड़ दी, पीछे से घुस गए, ये काम कहलाता ब्रेक इनटू। इसका ध्यान रखना, ब्रेक इनटू कोमल लगाना। लेकिन यहां जो इसका मतलब है वो नहीं है। ब्रेक इनटू ए गैलप एक पूरी इडियम है, और इसकी हिंदी होती है तेज रफ्तार पकड़ लेना। घोड़े ने बहुत तेज रफ्तार पकड़ ली, ये इसका मीनिंग यहाँ पे अलग है। लेकिन यहां नोट कर लेना, ये दिखा दिया मैंने, कोमल लगाना, घर के पिछली दीवार तोड़ करके अंदर घुसना, ये होता है, यहां कुछ और था। तीसरा, द हॉर्स गैलप्ड सडनली, घोड़ा अचानक बड़ा तेज दौड़ने लगा, ये बन जाएगा। आते हैं हम दूसरे नंबर पे, इसका ध्यान रखना, गैलप का सबको सीख लो, फिर टेस्ट होगा आपका 1 महीने की क्लास में। इंशाल्लाह जब लास्ट वाला टेस्ट होगा आप समझ जाओगे कि कैसे सोल्व करना है। 2-3 टेस्ट तोड़ दो, फिर लास्ट वाला टेस्ट जो लेंगे हम आपका 50 नंबर का, उसमें हम आपके नंबर भी चेक करेंगे और आपको बताएंगे भी कि आप क्लास ज्वाइन करना या मत करना, लेकिन लास्ट में बताएंगे कैसे पढ़ना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए आपके नंबर देख करके। लेकिन अभी आप मेहनत करते रहो,
इन वीडियोस को 2-2 3-3 बार, जितनी बार देखनी देखते रहो आप, ठीक है। एक शब्द है गैम्बल, गैम्बलर, और एक है गैम्बॉल। ये फर्क है दोनों में। वर्ब और वर्ब दिखने जरूरी है आपको ये दोनों। ऊपर वाला होता है जुआ खेलना, खतरा मोल लेना, और ये होता है कूद फांद करना, जो खास करके आपको दिख जाएगी। जो मेमना होता है ना, बकरी का बच्चा देखना, वो तेज तेज कूदता हुआ भागता हुआ चलता। तो ऐसे करके बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे से, पिल्ले वगैरह तो नहीं करते, लेकिन बकरी बहुत करती है, टांगे लंबी लंबी सी होती है उसकी, तो वो कूदती फांदती फिरती, लैम्ब बोलते हैं उसे, लैम्ब, मेमना। तो ये होता है कूद फांद करना, और ये होता है हमारा जुआ खेलना। अब इन दोनों में से ऑप्शन कौन सा आएगा, देखो सेंटेंस बताएगा। मैंने मदद करी आपकी इसमें। लैम्ब्स, मेमना। अब मेमने की बात चल रही है, तो इसमें जुआ खेलना बढ़िया है, ये वाला आएगा, या तो गया। तो मैंने निशान का मतलब समझ लो क्या है। इस निशान का मतलब ये है कि ये आंसर देने के लिए ये शब्द जिम्मेदार है, इसने जिम्मेदारी उठाई है कि हाँ मैं मेमना हूं और मेरे लिए ये लगा। तो ये निशान जो होंगे सहायता करेंगे आपकी, तरीके से करना। लेकिन हिंदी देखो, सुनो, 2 बार बोल रहा हूं, दोनों देखो आप। मैंने गैम्बल लगा दिया आंसर और ये कर दिया, तरीका देखना, और निशान लिख दिया। अब 2 तरीके सीखने के, ये मत करना कौन सा वाला कि लैम्ब है तो आंसर गैम्बल आएगा, नहीं, पूरा। मेमना कूदता फांदता फिर रहा था, क्या पता किसी जगह मेमने को मार दिया जाए तो किल्ड आ जाए, किल्ड। क्या पता किसी जगह मेमना कुएं में गिर गया हो, चलते चलते फेल आएगा। तो रटना नहीं है, समझना है। समझना यह है कि इन दोनों में से कौन सा आएगा, ये आएगा। और इन दोनों के अलावा तीसरा कुछ हो गया तो क्या पता माहौल के हिसाब से वो आंसर आ जाए। तो रटना नहीं है, इशारा लेना हल्का सा कि इन दोनों में से अगर लगाना है तो ये आएगा, क्योंकि ये बढ़िया नहीं है। मेमना जुआ खेलता है, ये बढ़िया नहीं है। तो आप इन निशान से सिर्फ हिंट लेंगे कि इशारा है, रटेंगे नहीं। मेमना जो है वो घास के मैदान में कूदता फिर रहा था, कूदता फांदता था, ये था। दूसरा, यू कैन स्विम विद डॉल्फिन्स। देखो ध्यान से, यू कैन स्विम विद डॉल्फिन्स, तुम डॉल्फिन्स के साथ तैर सकते हो। वो होता है ना उसके ऊपर निकला हुआ, उसे पकड़ के आप जो है वो ले जाएगी आपको कहीं भी, तो उसके साथ पानी में है, वो तैर सकते हो आप। अच्छा देखो, ये तो चीज़ें आती हैं। यू कैन रिक्त स्थान विद डॉल्फिन्स, फुल स्टॉप लगा दो। अब ऑप्शन में बेक, जो रोटी सेंकना बताया था मैंने आपको, ठीक है। दूसरा फ्रीटर, जो समय गंवाना होता है। तीसरा कर दो एबेट, चौथा कर दो स्विम। अब अपना दिमाग लगाना है यार। यू कैन रिक्त स्थान विद द डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स रहती पानी में, तो पानी में तो रोटी सेंकने का कोई काम नहीं है, बेक हटा दो। और यार तुम कर सकते हो डॉल्फिन के साथ एबेट, एबेट कम करना, क्या कम कर सकते हो, कम करना गलत हो गया, एबेट। और फ्रीटर समय गंवाना, यार तुम डॉल्फिन के साथ तैर सकते हो, मतलब डॉल्फिन तैर रही तो पानी में तुम भी तैर सकते हो, तो ये आंसर हो जाएगा। माहौल को समझ करके आंसर लेना है, और थोड़े बहुत इशारे भी समझने सेंटेंस में, कहाँ को जा रहा सेंटेंस हमारा। अगले सैटरडे में जब टेस्ट होगा तो उससे पहले 5 क्लासें हो जाएंगी, एक ये हो गई, अभी 5 और होंगी, तो काफ़ी बातें मैं समझाऊंगा आपको, ध्यान से सुनते रहो। देखो, टीचर हमेशा किताबों से ऊपर रहता है, मतलब किताबें कितनी भी पढ़ लो आप, लेकिन टीचर की बातें, टीचर का अंदाज, मेरा नहीं, सबसे अच्छा नहीं कह रहा, मेरा और भी हो सकते हैं। टीचर की बातें, बोलने का अंदाज, समझाना, इशारा करना कि ये देखो यहाँ पर आंसर ये है, कुछ एक्स्ट्रा बातें बताना कि इसमें ऐसा करना, यहाँ ध्यान मत देना, यहाँ, ये ज़रूरी होती हैं। इसीलिए सेल्फ स्टडी अगर करना हो किसी को तो बड़ी समझदारी से करनी होती, इन बातों को खुद समझना पड़ता है जो हम बता रहे हैं, ठीक है। तो टीचर का रोल रहता है काफ़ी सफलता में, लेकिन सब कुछ टीचर नहीं करता, करना आपको ये सब कुछ। पढ़ोगे तो आगे बढ़ जाओगे, वरना हमारी जो ये बातें हैं ये सिर्फ रिकॉर्डेड बातें रह जाएंगी, मटेरियल फीका पड़ जाएगा जब तक आप दिमाग में नहीं बिठाओगे। दिमाग में बिठाओ सबको ही ना। तुम डॉल्फिन के साथ तैर सकते हो, रिक्त स्थान होता मान लो यहाँ पे, जैसे मैं करता हूँ, और आगे विद न्यू बॉर्न लैम्प्स, और नए पैदा हुए मेमने के साथ कूद फांद कर सकते हो, खेल सकते हो उसके साथ, ये तो होता कूदा फांदी करना, खेलना। ये फिर से ये आंसर आ गया ये वाला। तीसरा, आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो टू रिक्त स्थान ऑन द रिजल्ट ऑफ द फाइट। सोचो अब, ऑन द रिजल्ट ऑफ द फाइट, मैच का रिजल्ट क्या होगा, लड़ाई का रिजल्ट क्या होगा, इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा,
इस पे क्या करते हैं लोग, जुआ खेलते हैं। अब याद आएगा तो मैं निशान लिख गया इसका, द रिजल्ट ऑफ गैम्बल, मतलब निशान का मतलब ये है कि देखो इस वजह से आंसर आया है, ये है इसका मतलब। अगला सेंटेंस, ड्राइव केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो, डोंट गैम्बल, ये वाला। अब क्योंकि भाई साहब क्या पता ये कह रहा हूँ सावधानी पूर्वक चलो और कूदो फांदो मत, सही बात है, लेकिन जरा देखना विद योर लाइफ, जरा देखना, सावधानी से चलो, अपनी जिंदगी के साथ कूदा फांदी मत करो, या अपनी जिंदगी के साथ जुआ मत खेलो, जुआ मत खेलो अपनी जिंदगी के साथ, रिस्क मत लो, सही आंसर ये वाला आएगा। तो हमारे चारों आंसर क्लियर हैं और निशान भी दे दिया हमने, इसकी वजह से आंसर आया। ये नई चीज शुरू करी मैंने, जब बच्चों ने कहा कि सर थोड़ा समझाओ ज्यादा अच्छे से, तो कोशिश कर रहे हैं और आगे की क्लास में समझाएंगे। एक शब्द 4 नंबर पे नया, बस नए की वजह से पढ़ाया, कोई खास बात नहीं है। नैश, इसमें जी जो होता है ये साइलेंट होता है, जी साइलेंट लिखेंगे लेकिन जी है। नैश ये होता है दांत पीसना, ऐसा करके, जैसे गुस्सा आता है ऐसा करके, ऐसा करके करते हैं दांत पीसना। या मान लो कोई मैच चल रहा, किसी को आदत होती है मैच चल रहा हो, मैच में लास्ट क्रूशल टाइम चल रहा है, 2 बॉलों में 3 रन, ऐसा करके दांत ऐसा करके क्या होगा, ऐसा ये होता है नैश। नैश मीन्स दांत पीसना। द मॉन्स्टर रॉड, दैत्य होगा कोई, चिल्लाया, दहाड़ा, एंड नैश्ड इट्स टीथ, और अपने दांतों को पीसने लगा, चबाने लगा दांतों को। ही विल बी नैशिंग हिज टीथ, टीथ की तरफ, वह अपने दांतों को पीसेगा या पीस रहा होगा जब उसे पता चलेगा कि हम कॉन्ट्रैक्ट में सफल नहीं हो पाए, लॉस्ट, हमने खो दिया कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं मिल पाया। जब उसे पता चला, गुस्सा होगा, वो दांत भींचेगा, ये बोल रहा है। आंसर नैश का हो गया दांत पीसना। एक शब्द और है ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस समझ लो क्या है। आप अगर अपने परिवार में रहते हो, ये मान लो 5 लोग हैं और परिवार में मिलके, ये ग्रीगेरियस नहीं होता। अपनी फैमिली में रहना वो तो सभी रहते हैं, लेकिन ऐसा रहना कि आप अपने फैमिली के हो लेकिन मोहल्ले में सबसे मिलजुल के रहते हो, ऐसे हो अगर आप कि भाई एक दूसरे से काम पड़ता है और जरूरी भी है यार एक दूसरे की मदद करना, ग्रीगेरियस हैं आप। अच्छी क्वालिटी है ये, अच्छी क्वालिटी, ग्रीगेरियस हैं आप। तो समूह में रहना, बस अपने परिवार में नहीं, सब में, सब आपके जैसे जो लोग हैं सबके साथ मिलजुल के रहना, ग्रीगेरियस। मुझे ऐसा लगता है जैसे शेर ये काम नहीं करता, सही तो है बिल्कुल। लॉयन इज नॉट ए ग्रीगेरियस एनिमल, शेर एक मिलजुल कर रहने वाला जानवर नहीं है। आप क्योंकि भाई साहब मैंने तो देखा है, उसके बच्चे भी होते हैं और बीवी भी होती, वो परिवार है, परिवार के साथ नहीं कह रहा मैं, परिवार के अलावा अन्य लोगों के साथ भी मिलजुल कर रहना, तब होगा ग्रीगेरियस। परिवार के साथ तो दुनिया रहती है। तो ग्रीगेरियस तो दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करता हो, जैसे जानवर, कोई पक्षी, कोई इंसान। आगे बढ़ते हैं। ही हैज़ ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स, देखो कैसे इशारा मिलता, ही हैज़ ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स। अब ए लॉट ऑफ नहीं पता आपको, नए हैं आप तो सीख लो, बहुत सारे। उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं, क्योंकि अब वो कैसा है, तो वो जो है ग्रीगेरियस है, मिलजुल के रहता है, सबसे दोस्त ज़्यादा बन गए, ये बन जाएगा। और ऑप्शन में क्या कर सकते हैं यहाँ पे, वो ही इज़ ए बैड बॉय, बैड बॉय के तो दोस्त नहीं होते ज़्यादा, या ही इज़ ए पुअर बॉय, गरीब के, गरीब अमीरी पे भी मैं कह सकता हूँ ज़्यादा दोस्ती नहीं होती, लेकिन मिलजुल के रहता तो वो दोस्त बन जाएगा, तो ग्रीगेरियस सही है। अगला, दे आर ग्रीगेरियस बर्ड्स, कह रहा होंगे वो चिड़ियाँ जो हैं, वो जो बैठी हैं वो ग्रीगेरियस हैं। एंड फीड इन फ्लॉक्स, और जब वो चुगती हैं, चुगती मतलब जब कहीं खाना खाती हैं तो सब इकट्ठे झुंड उतरता है, उनका झुंड पूरा, देखा होगा आपने कहीं कहीं आसमान में झुंड जोड़, वो ग्रीगेरियस है, सब मिलके रहती है। और कभी कभी कोई अकेला भी रहता है, पक्षी वगैरह, तो वो अलग है। तो जब झुंड में रहते हैं उसमें, उसे बोलते हैं ग्रीगेरियस है वो सब। ये हमारा जी वाले का जो है पहला पेपर पूरा हो गया। अब हम जी वाले का दूसरा पेपर करेंगे भाई साहब, इडियम्स और सिनोनियम। लेकिन भाई साहब 2 पेपर तो और कराओ, सॉल्यूशन हो गया, एक पेपर और है अभी, वो कराएंगे आपको। तो क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अब आपको कौन सी दवाई खिलानी है, कौन सी दवाई ज़्यादा असर करेगी, ये हम फैसला करेंगे। हम डॉक्टर हैं आपके, इसकी टेंशन आप ना लें। हाँ, इतना मैं कहूँगा कि क्लास में जो भी चीज़ कराऊंगा वो सब आपके करियर के लिए, आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, वो आप खुद ही समझ जाओगे अभी। तो एक ही पेपर काफ़ी है जी का, मंडे के दिन एक पेपर हुआ करेगा समझाने वाला, एक पे सिनोनियम, और बाकी पे क्या होगा, सैटरडे का सॉल्यूशन और एक नया पेपर जो समझाऊंगा मैं भी। जेन्युइन होता असली सिनोनियम, तो सिनोनियम हो गया ऑथेंटिक,
कहते नहीं है इस प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी बताओ, असली है या नकली, तो जेन्युइन और ऑथेंटिक सिनोनियम, और आर्टिफिशियल डुप्लीकेट जो होता है वो एंटोनियम हो गया। गश, ए गश ऑफ एयर, ए गश ऑफ कुछ भी, झोंका जो होता है एकदम से ज़्यादा खिड़की में से, तो गश झोंका बराबर फ्लो, फ्लो के साथ आता है ना वो। एंटोनियम हो गया स्टॉप, आया ही नहीं कुछ, हवा नहीं चल रही तो स्टॉप। तो ये सिनोनियम एंटोनियम है। गिलूमी, गिलूमी मीन्स होता ऐसा व्यक्ति, मान लो कि आप में से है कोई और उसने एसएससी का पेपर दिया, अनफॉर्चुनेटली वो कामयाब नहीं हो पाया, तो अब उसे निगेटिव बात आएंगी दिमाग में, अब उसे सब तरफ अंधेरा दिखाई देगा, यार यहाँ पे भी नहीं हुआ, वहाँ पे भी नहीं हुआ, हार जाएगा वो। जबकि सच बात यह है कि हकीकत बिल्कुल, एक रास्ता बंद होता है तो 70 रास्ते खुलते हैं। अगर आपका एसएससी में नहीं हुआ ठीक है, कुछ और सोचो आप, जिंदगी से कभी मत हारो, ये तो बहुत खूबसूरत है। आज निराशा है, कल ऐसी खुशी आएगी आपकी मेहनत से कि आप पागल हो जाओगे, यार उस टाइम पे मैं कैसा था और आज कैसा हो गया, क्योंकि हम भी ऐसी थे। हम जो आपके सामने खड़े हैं ना, हमने भी बहुत बहुत बुरा टाइम देखा। इमोशनली यहाँ पे कोई बात नहीं करना चाहता, इतना कहना चाहता हूँ सिर्फ कि अगर मुझे खुद फील हुआ है, अगर आपको अपनी खुद की कंडीशन बदलनी है तो एक लाइन पर विश्वास कर लो, लेबर नेवर गोज इन वैन। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। मैंने करा विश्वास, मैंने मेहनत करी खूब, मैं रातों को 2-2 बजे 3-3 बजे पढ़ता रहा। अब रातों को पढ़ना मेहनत नहीं कहते, तरीके से करना। दिन में भी पढ़ा, कभी कभी पूरी रात सो गया, दिन में उठ के पढ़ा, तो पूरे दिन का मैंने तौल निकाला, मेजरमेंट करा, तो मुझे लगा कि आज पढ़ नहीं पाया तो मैं सोऊंगा नहीं, पढ़ूंगा मैं। और मुझे लगा यार पढ़ लिया काफ़ी है, मतलब संतुष्ट है हमारा दिल, हाँ यार मजा आ गया, सो जाओ आराम से, क्या टेंशन की बात है इसमें, कोई बात नहीं, खेल लो कूद लो आप। लेकिन क्या आप अपने हाथ में सही तराजू लिए हुए हैं? क्या आपको लगता है कि आज आपने जो काम है आपका पढ़ना वो सही तरीके से पूरा कर दिया? कर दिया तो आराम से मौज लो, खेलो कूदो, व्हाट्सएप चलाओ, जो करना है आपको, बातें कर लो दोस्तों। लेकिन आज में देखा यार, तराजू जो है मेरी आज जो पल्ला है, कौन सा वाला, जिसमें पढ़ाई रखी हुई है, वो तो यार बिल्कुल ही ऊपर पहुंच गया, मतलब वो बिल्कुल हल्का हो गया, वो तो यार कुछ है ही नहीं उसके अंदर, नीचे लाना उसे बराबर करके। तो मत खेलो, मत करो कुछ, पढ़ने बैठ जाओ। यानी कि अपने दिन का तालमेल बिठाओ कि हाँ आज मैं बढ़िया पढ़ लिया, आज सारी चीज़ें बढ़िया हो गई, तो सो जाओ जल्दी, नहीं है तो रात की नींद कम करके पढ़ाई करो उसके अंदर, ठीक है। गिलूमी तो ये कह रहा था जो फेल हो गए, उदास हो जाते हैं उस टाइम पे, निराश, तो अंधेरे में हो जाते हैं, मतलब डार्क। एंटोनियम बन जाएगा ब्राइट। फिर आते हैं गलीबल, इसका ध्यान रखना, गलीबल। एक मूवी आई थी गली बॉय, वो नहीं है, ये गलीबल है। गलीबल क्यों बोलना है पता, हल्का सा ये शब्द गली से भी है, गली बॉय तो सुने, गलीबल भोला भाला, इसको बेवकूफ़ बना देगा कोई भी पढ़ा लिखा करके, या कोई अगर बेईमान व्यक्ति है अपनी बातों से उसे लुभा के उसे लूट लेगा, तो गलीबल है वो व्यक्ति। भोला भाला या जिसे आसानी से मूर्ख बनाया जाए, तो इजीली फोल्ड। कोई शब्द ना इसमें गलत, मतलब स्पेलिंग नहीं लिख पाया मैं सही से, तो उसकी वजह ये थी आज मैंने जो ये उंगली है इस पर ड्रेसिंग कराई है सही से। ज़रा मैं दूर तो जा नहीं पाया, लॉकडाउन की वजह से बराबर में ही करानी पड़ गई, तो इस वजह से लिख नहीं पा रहा सही से, तो देख लेना इजीली में आई है वो, कभी आप परेशान रहो। ये इजीली फोल्ड, एंटोनियम में क्लेवर। अब गलीबल भोला भाला क्लेवर चालाक होता है, ये बेवकूफ़ नहीं बनता किसी से, तो एंटोनियम हो जाएगा इसका ये। गार्निश, इसे मैं समझाऊंगा क्योंकि ये आपको नंबर देगा कहीं ना कहीं। देखें जरा, गार्निश शब्द की हिंदी होती है सजाना, और हमने इस पे इंपॉर्टेंट क्यों लिखा, क्योंकि आपको इस शब्द का सिनोनियम भी याद करना है और इस शब्द को भी सीखना, जैसे पीछे सीखते थे हम अभी। ध्यान रखें, सजाना तो अपने आप को भी होता, मेकअप लगाना खूब सारा, इतनी इतनी परत चढ़ जाती है लड़कियों के ऊपर, मतलब किसी के ऊपर नहीं करा खास करके, लेकिन देखा है मैंने, इतनी मोटी मोटी परत, खूब बढ़िया करके लाल करना, ऐसा करके खूब बढ़िया करके रंग निकल के आता उनका। एक ये मजाक के तौर पे हमने बोल दिया, सच है लेकिन ये। अब एक होता खाने को सजाना, आप खाना लगा रहे हैं, मेहमान आए हैं, सलाद आपने, एक तो सलाद को ऐसे आपने कर दिया, लेकिन जो दिल से करते हैं काम को, उन्होंने देखा यार सलाद को ऐसे लगाऊं खड़ा करके, ये नींबू यहाँ रखूँ, नींबू को इस तरीके से काटूँ मैं, ये जो काम है ये गार्निश होता। तो गार्निश मीन्स भोजन संबंधी सजावट करना, अच्छा बनाना, उसे ध्यान रखने काम आएगा आपके। और डेकोरेट, घर सजाना, ब्यूटीफाई जो है किसी काम को सुंदर बनाना, बहुत ज़्यादा आपका अपना काम है अगर उसे सुंदर बनाना है। खाने से संबंधित तो गार्निश लगाना काम आएगा, एक गार्निश, सजावट करना खाने पीने जैसी।
सिनोनियम बन जाएगा डेकोरेट और एंटोनियम बन जाएगा मेक वर्स। वर्स ये लिखा हुआ, वो जो कटा हुआ वो गलत है, ये कर देना वर्स, WORSE। और देख लो इधर, ये बैड पॉजिटिव डिग्री होती है, डिग्री में समझा देंगे कभी बात चलेगी तो ग्रामर में। बैड पॉजिटिव डिग्री, वर्स होती है कंपेरेटिव डिग्री, और वर्स्ट ये होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो एक चीज बुरी है उसे और बुरा बना दिया, मेक वर्स। ये काम किसके लिए होता है पता? एग्रेवेट, डिटेरियरेट भी तो यही है, और ज्यादा बुरा बना देना। तो मैं बता रहा था आपको, बैड पॉजिटिव डिग्री, वर्स कंपेरेटिव डिग्री और वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो हमारा मतलब हो गया और बिगाड़ देना। इडियम फ्रेज में आते हैं पहले नंबर पे, गो टू द डॉग्स। इसकी हिंदी होती बर्बाद हो जाना। कोई कोई इडियम दोबारा आ जाए तो उसके लिए अफसोस मत करना, वो धोखे से आ गई होगी, वैसे सही है, सब पहली बार आ रही हैं अभी तो। गो टू द डॉग्स, बर्बाद हो जाना, कुत्ता बन जाना, उसका तो कुत्ता बन गया ऐसे बोलते हैं ना गलत लैंग्वेज में, लेकिन वो सही है, बर्बाद हो गया। टू बी रूइंड। फिर आता गिव द गेम अवे। एक खेल हमने तैयार करा, उसने सब बता दिया, तो उन्हें तो सब सारी सूचनाएं दे दी। तो गिव द गेम अवे मीन्स होता रहस्य उजागर कर देना। टू गिव आउट द इंफॉर्मेशन, टू गिव आउट द सीक्रेट या रिवील। ये अभी मैंने कराया था आपको कंसील वाले में, कंसील नहीं आया था, सी वाले में आया था कंसील, छिपाना होता है ये। सिनोनियम था हाइड और एंटोनियम था रिवील। रिवील होता उजागर करना, सबके सामने रख देना। ठीक है, तो ये पुराना रिवीजन करा दिया मैंने। कंसील छिपाना, सिनोनियम हाइड और एंटोनियम रिवील, तो ये वही है, रिवील द सीक्रेट। तीसरा गिव इट ए शॉट। इसकी हिंदी होती है कोशिश करना। ईडियम्स में कुछ अलग निकल का आता है मतलब, तो अर्थ इसका है कोई प्रयास करना। आंसर बन जाएगा टू ट्राई समथिंग। गिव अवे होता बांटना, कहीं पे प्राइज बांटने हैं, कंबल बांटने हैं कहीं पर, मतलब एक एक चीज सबको मिलेगी, ये आपकी ऐसे होता, इसे बोलते हैं गिव अवे, बांटना। डिस्ट्रीब्यूट, इसका एग्जाम्पल दिया मैंने क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है। एग्जाम्पल है इसका, द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, कॉलेज के प्रिंसिपल को गेव अवे द प्राइजेस टू द विनर्स, यानी कि कॉलेज के प्रधानाचार्य ने पुरस्कार बांटे, विजेताओं को बांट दिए पुरस्कार। गिव अवे, ध्यान रखना, गिव अवे हर चीज पकड़ लेना। सुनो अभी कराएं फॉल आउट, झगड़ना, फॉल बैक पीछे हटना, फॉल थ्रो असफल होना, कराएं आपको मैंने ये। और जो था फॉल बैक ऑन निर्भर रहना, गिव अवे बांटना। ऐसी बहुत सारी फ्रेजल वर्ब आएंगे, सबका ध्यान रखना, पेपर में 3 नंबर आएंगे आपके इसके ऊपर। तो ये हो गया बांटना, और मैं अपने हिसाब से पूछता रहूंगा। 5वां नंबर गो स्कॉट फ्री। ये होता बिना सजा पाए बच निकलना, बिना सजा पाए बच निकलना। तो आंसर बन जाएगा टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट। ये हमारा वो मटेरियल जो हमारी क्लासेस में होता है यूजुअल, लेकिन मंडे में कुछ स्पेशल करने की सोच रहा हूँ मैं, ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाए और आपको कम टाइम में, कम समय में, कम फीस में बहुत ज़्यादा सीखने को मिल जाए और आपको लगे कि हमने आपके साथ सही करा। तो हमने मंडे के दिन स्पेशल ये कर रखा कि एक तो सैटरडे का सॉल्यूशन ज़रूरी हो गया आपके लिए, एक बात। दूसरी बात, आपके लिए जो अल्फ़ाबेट है उसके 2 पेपर करके एक पेपर ये जोड़ा मैंने। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अल्फ़ाबेटिकली नहीं है, मतलब जी नहीं है इसके अंदर, बाकी ABCD सब आएंगे लेकिन इंपॉर्टेंट है। मैं बस 1 मिनट पानी पी लेता हूँ। ठीक है, तो हमने अपनी इस क्लास में जो है अब वोकेबलरी डे 7 भी जो है थोड़ा बहुत पढ़ा चाहें जी का। अब आपके दिमाग में अगर ये बात है कि सर जी इतना सही होगा, तो मैं बताऊं हमारी क्लास अल्फ़ाबेट तो 26 हैं, लेकिन
4 अल्फाबेट एक दिन में हो जाएंगी, तो उसके बदले में फिर जो दिन बचेंगे जी करा देंगे आपको, अगले हफ्ते का जो मंडे आएगा उसका करा देंगे, तो जो हम अपने हिसाब से कराते चलेंगे, आप बस पढ़ते चलो, उसकी टेंशन ना लो आप। अब यहां से जो हम आपको वीडियो पढ़ाएंगे वो अल्फाबेट से हट करके कुछ अलग इंफॉर्मेशन है आपके लिए जो बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये मेरी क्लास एक दूसरी जगह प्लेटफॉर्म पे वोकेबलरी क्लास नंबर 5 के नाम से भी जानी जाएगी। आपके लिए नहीं, आपको तो वही है जो चल रहा, बस जो बच्चे दूसरे हैं वॉच करेंगे यहाँ से आगे उनको भी मिलेगी लाइव ये, तो उनको दूसरे नाम से जानी जाएगी। लेकिन आपको इसलिए नहीं सिखा रहा कि उन्हें सिखा रहा हूँ तो फ्री में आपको, नहीं, ये ज़रूरत है आपकी। हमारा काम क्या है, हमारी क्लास का नाम क्या है, हमारी क्लास का नाम है वर्ड पावर या वोकेबलरी क्लास, और वोकेबलरी है तो हर शब्द को जानना ज़रूरी है, और उसे खास करके जो पेपर में आते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो अब हम यहाँ से अपनी इस क्लास को कुछ स्पेशल शब्दों से सजाएंगे जो आपको एहसास कराएंगे यार मज़ा आ गया क्लास में। वो तो थी हमारी क्लास, ये क्लास कौन सी इन्होंने शामिल कर दी मंडे के दिन, मज़ा आ गया। तो शुरू करते हैं। कुछ बातें पुरानी होंगी आपके लिए, कुछ नई होंगी, कुछ डॉक्टर लिखूंगा मैं आपके सामने, या कह दो आप इसे स्पेशलिस्ट। अब ये डॉक्टर में और स्पेशलिस्ट में फ़र्क ये है, खास किसी बीमारी का डॉक्टर, और वो डॉक्टर बस ये नाम है इसका, ठीक है। एक टाइम हुआ करता था जब किसी को कान में प्रॉब्लम हुई, हाथ में प्रॉब्लम हुई, नाक में प्रॉब्लम हुई, पैरों में हुई, बुखार आया, खांसी हुई, जुकाम हुआ, कहीं दर्द हुआ, डॉक्टर के पास चले जाओ। पुराने टाइम में डॉक्टर के पास गए, उसने हर चीज़ की दवा उसके पास होती दे दी उसने। लेकिन धीरे धीरे साइंस ने डेवलपमेंट किया, साइंस डेवलप होती गई, धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने नई नई बातें, हड्डी में ऐसा होता है, इसमें केमिकल ये होता है, इससे ये जुड़ जाएगा, इससे ये हो जाएगा, जुकाम में ये है, नाक का हिस्सा ये अलग है, ये स्नायु तंत्र है, ये श्वसन तंत्र है, ये हृदय भाग है, ये लेफ्ट भाग है, ऐसा करके बन गया। और उसी तरीके से फिर एक नया शब्द जुड़ गया डॉक्टर की लाइन में, स्पेशलिस्ट। जैसे बोलते हैं कभी कभी वोकेबलरी स्पेशलिस्ट क्लास, स्पेशल खास, तो स्पेशलिस्ट मीन्स विशेषज्ञ। अब नाक का अलग डॉक्टर है, सिर्फ पूरी नाक के बारे में पढ़ा हुआ, 5 साल तक पढ़ा होगा नाक के बारे में उसने, लेकिन काम भी ऐसे करेगा वो, आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे, वो आपके बढ़िया इलाज करेंगे। दिमाग का अलग है, आँखों का अलग है। अभी आँखों के 3 डॉक्टर आएंगे, आपको लगते हैं तीनों सेम, हम अंतर समझाएंगे आपको। यहाँ से क्लास पर्सनली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तो किडनी का अलग है, पेट का, पूरे पेट का फंक्शन अलग करता है कोई, नखून के डॉक्टर होते हैं, नखूनों के अलग हैं, बालों का डॉक्टर अलग है, ठीक है, दांतों का डॉक्टर अलग है, दांतों के भी 2-3 डॉक्टर होते हैं, दांतों के भी 2-3 डॉक्टर होने लगे, स्पेशलिस्ट हो गए। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है उतनी ही ज़्यादा बारीकी के साथ में इंसान ने नॉलेज इकट्ठी करनी शुरू कर दी है, तो और ज़्यादा चीज़ें बढ़ती जा रही, ब्रांचेस। तो अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं। आज पढ़ेंगे हम किसी खास तंत्र से संबंधित खास डॉक्टर। नोट करते रहना, मेरे साथ साथ नाम बताता रहूंगा। पहला कार्डियो, और कार्डियो जहां जुड़ जाएगा इसका संबंध होगा दिल से। हृदय बोलते हैं इसे, हृदय ये जो होता है, दिल या हृदय, जो आसानी से समझ सकते हो बताऊंगा मैं, ये हिंदी का वो मतलब प्यार में हो गया दिल वाला। तो ये कार्डियोलॉजिस्ट, इन सभी शब्दों में डॉक्टर और स्पेशलिस्ट आएंगे तो इसमें लॉजिस्ट जुड़ता जाएगा। पहला हो गया, लिख देना आगे को, दिल का यानी कि हृदय रोग विशेषज्ञ, लिख देता हूं मैं, एक ही लिख दूंगा, बाकी आप लिख लेना। हृदय रोग विशेषज्ञ। तो हमने अपनी इस क्लास में हर क्लास की तरह नए नए शब्दों को सीखा है। आज हम इस क्लास को और आगे बढ़ाते हैं और हमारे पास नई नई वोकेबलरी जुड़ने जा रही है। ये अलग चीज है, ठीक है, लेकिन जरूरी है। एक शब्द होता ऑटोलॉजिस्ट, देखो कैसे कैसे आएगा अभी। ऑटोलॉजिस्ट ऐसे करके समझ लो, एक कान ये है, एक कान ये है, 2 कान है, ये कान,
ईयर स्पेशलिस्ट, मैं ईयर ना यहां नहीं लिखूंगा, मैं बस यहां लिखूंगा कान। आप समझ जाना कान का डॉक्टर है ये, ठीक है। वो मत लिखो, बहुत सारी चीज हो रही है, अपने आप लिख लेना आप। कान का हो गया। राइनो, ये राइनो शब्द जहां लगता है नाक से संबंध होता है इसका, पता क्यों? गेंडा, इंग्लिश में बोलते हैं राइनोसेरस, और खास पहचान क्या है इसकी? नाक बड़ी अजीब होती है ऐसे करके, सींग की तरह ऐसे करके, तो राइनोसेरस गेंडा। तो राइनोलॉजिस्ट गेंडे का डॉक्टर नहीं, शब्द उठाया वहां से बस, नाक का डॉक्टर। राइनोलॉजिस्ट ऐसे कर देते हैं, ठीक है। कान का डॉक्टर कर देना आगे वो, कान मैं ज्यादा नहीं लिख रहा, नाक कान का, नाक का ऐसे करके मुझे जल्दी से गाना ना इसलिए। तो कान का डॉक्टर, नाक का डॉक्टर पूरा कर लेना आप अपने पास से। और एक बात और, ये पेपर में नहीं मिलेगा आपको, ये पेपर में नहीं मिलेगा, तभी तो क्लास ज्वाइन करनी जरूरी है बच्चों। पेपर तो कुछ चीजें मिल रही, सब तो यहां मिलेंगी बोर्ड पे। 4 नंबर ऑटोलॉजिस्ट, राइनोलॉजिस्ट, एक आता नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट होता है खास करके किडनी, किडनी का स्पेशलिस्ट, किडनी का डॉक्टर, ऐसा करके कर लो आप। तो ऑटोलॉजिस्ट कान का, राइनोलॉजिस्ट नाक का, नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी का, कार्डियोलॉजिस्ट दिल का, हृदय रोग विशेषज्ञ है। रुक जाएंगे अभी, हो गया पूरा, नोट कर लो इसे। अब यहां देखो, आप याद कर लेना सबको, ये बच्चे पूछते हैं, ये पेपर में आते हैं सवाल, और पता भी होना चाहिए आपको। ये एक शब्द आता कभी कभी सुनने को मिलेगा कि यार काशीपुर में कोई ईएनटी है क्या? ईएनटी डॉक्टर के बारे में कहना है, ईएनटी है क्या कोई? तो एक ऐसा भी डॉक्टर होता है तो 3 काम करता है, वो भी देख लो आप। ईयर, नोज, थ्रोट, ये हो गया ईयर, ये हो गया नोज, ये हो गया थ्रोट, गला। तो एक डॉक्टर ऐसा होता है कि वो 2-3, एक तो डिग्री कर ली उसने, कुछ और कोर्स करके गले का, तीनों का बन जाता है वो। तो ईएनटी हो गया, ईयर नोज थ्रोट स्पेशलिस्ट। तो ईएनटी लिख लो आप इस तरीके से बस, ईयर नोज थ्रोट, इसका डॉक्टर ईएनटी इसे बोलते हैं, किसे? जो तीनों का इलाज करता है। तो हमारे पास में वो अलग है। ऑटोलॉजिस्ट देखो, ऑटोलॉजिस्ट एक अकेला कान का डॉक्टर, राइनो सिर्फ नाक का, लेकिन तीनों काम कर दे, गला नाक पूरा सिस्टम उन्होंने पढ़ लिया, तो वो ईएनटी बनेगा, ठीक है। ध्यान रखना इसका। अब आगे बढ़ते हैं, तो एक शब्द जरा देखना, जो भी नंबर आया आपको वो देख लो। एक शब्द है ऑफ थैल्मो, बढ़िया चीज आ रही है, अब देख लो बोर्ड पे। ऑफ थैल्मोलॉजिस्ट किताबों में तो लिखा हुआ मिल जाएगा, अंतर नहीं बताएगा आपको ये। अगला देखें, ऑप्टीमेट्रिस्ट, ऑप्टीमेट्रिस्ट, एक मिनट देख लो जरा, कभी गलत हो जाता। ऑप्टो है, देखो मुझे ध्यान रखिए एकदम, ऑप्टोमेट्रिस्ट, और एक और होता ऑप्टिशियन। और आप चाहो अगर तो इस तरीके से कर सकते हो, आंखें, तीनों आंखों का, तो आंखों के 3 डॉक्टर कैसे हो गए? ऐसे हो गए। ये होता आंख की, एक मिनट रुक जाओ मैं दिखा देता हूं, जल्दबाजी नहीं कर रहा है यहां पे, ठीक है। देख लो, आंख की डिजीज या फंक्शन, अगर आपको लगे आपकी आंख में कोई बीमारी है, आई साइड सही है आपकी, सही दिख रहा है आपको, लेकिन कुछ परेशानी पड़ रही है, जलन हो रही है, पता नहीं क्या, या दुख रही है, कुछ और हो गया उसके अंदर, सही से मतलब आप जो है साफ दिख रहा है, लेकिन परेशानी पड़ रही है, बंद पड़, ऐसा कर कुछ भी आंखों से संबंधित बीमारी या उसका फंक्शन सही से नहीं हो, तो आप जाएंगे इसके पास, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। सुनते रहना सही से, यहां जाएंगे आप, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अब यहां गए, इसने आपकी आंखें सही से जो है अपने जो भी तरीके हैं देखी, टेस्ट वगैरह करवाएं, इसने कहा आपकी आई साइड वीक है। क्या कहा इसने? आपकी आई साइड वीक है। अब आप यहां आओगे, हो सकता है कि ये भी ऐसा नहीं है कि ये नहीं कर सकता, ये भी कह देगा ठीक है ये वाला लेंस बनवा लो आप, लेकिन बात ध्यान रखना, ये खास करके आंखों की बीमारियों का डॉक्टर है। और अगर लेंस बताने वाला, या कह सकते हैं हम
अगर हमारी आई साइट की बात करें, आई साइट की, तो कौन आएगा फिर? ऑप्टोमेट्रिस्ट। अगर आपको लगता है कि सर मुझे दिखाई नहीं देता, धुंधला सा दिखता है, मुझे दूर कर, तो इसके बाद जाना फिर आप ऑप्टोमेट्रिस्ट के। और आपको बीमारी है कोई सी आंखों में, सर मैं सोता हूं तो जलन होती है, दिखता साफ है, तो यहां जाएंगे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ध्यान रखना, ये ऑप्टोमेट्रिस्ट जो है आपको बताएगा कौन सा लेंस लगवाना है आपको, सिलेंड्रिकल होना है, स्फेरिकल होना है, या जो है और भी होते हैं, मुझे ध्यान नहीं है ज़्यादा इसके बारे में, रेक्टेंगुलर होना है, कौन सा होना है, और उसकी मोटाई नंबर कितना आपका, ये बताएगा। अब ये यहाँ भेजेगा आपको। ऐसे होते हैं 3 अलग अलग। ये होता है चश्मा बनाने वाला, और जब आप ऑप्टिशियन के पास जाओगे देखना चाहें तो वो तो नज़र के चश्मे बेचे हुए मिलेगा आपको ये वाला, और इसके साथ और भी डिज़ाइन हो सकते हैं, डिज़ाइन वाले चश्मे भी, मतलब कुछ और ले लो, धूप के चश्मे ले लो आप। तो ये ऑप्टिशियन मीन्स जो चश्मा तैयार करके देगा, सुनते रहें ज़रा सही से। और ऑप्टोमेट्रिस्ट जो कौन सा लेंस लगना है, कितना मोटा, कितना नंबर है, जो ये बताएगा। और ये आंखों की बीमारियों का, आप सुनो, ऐसा है लेकिन हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या इतनी खास हम लेते भी नहीं हैं इन बातों को सीरियसली। बड़े बड़े देशों में बहुत होता है, अब जो अपनी आंखों के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, उन्हें पता है कि कब उन्हें इनके पास जाना, कब उन्हें इनके पास जाना है, कब उन्हें इनके पास जाना है। हमें नहीं पता, लेकिन हमें तो आंख में कुछ हुआ, चलो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास चल रहा है, या यहाँ चलना, यहाँ पहुँच जाएंगे। पता चला जलन हो रही है आंखों में, पहुँच गए चश्मा बनवाने। हो सकता है कि ऐसा होता है वो अपना चश्मा बेचने के लिए कह देंगे हाँ नज़र कमज़ोर हो गया, लेकिन आपको नहीं पता। तो ध्यान रखें, आंखों के संबंधी बीमारी या फंक्शन सही नहीं है तो यहाँ जाया जाता है, यहाँ भेजना किसी को, या यहाँ जाना। और आपको लगता है सर मेरी आई साइड वीक है, मुझे चश्मा बनवाना है, लेकिन मुझे लेंस कौन सा लगेगा पता नहीं, यहाँ जाओ। और ऑपरेशन के बाद जब यहाँ से आ जाओ तो यहाँ पे एक बात और है, चश्मा आपका पता आपको टूट गया, लेकिन वो तो यहाँ जाएंगे फिर तो सिंपल सी बात है, यहीं पर चश्मा टूट गया दूसरा लाऊंगा, ये इसी से वो लेंस देखेगा दूसरा लगा देगा, ये ऑप्टिशियन। तो ये चश्मा सही करने वाला, चश्मा बनाने वाला, ये चश्मे में कौन सा लेंस लगेगा ये बताने वाला, और ये आंखों की बीमारी वाला। होगा ना 3 डॉक्टर, अब अंतर मिल गया होगा आपको, पहले नहीं पता होगा, पता हो तो अच्छी बात है। ये होगा हमारे, ठीक है। ईएनटी का भी ध्यान रखना, ये होते हैं एक ही डॉक्टर है ये। फिर इसके बाद में हमारा शब्द आता है, अगला डॉक्टर चल रहा है, पेडियाट्रिशियन। बच्चा रोग विशेषज्ञ। ये बच्चा रोग विशेषज्ञ कौन हो गया? बच्चा रोग विशेषज्ञ मीन्स ऐसा डॉक्टर जो बच्चों की दवाई देता हो। जैसे किसी का नया नया बच्चा हुआ, अब उसके बच्चे को कैसा माहौल में रखना है, ठंड गर्म या बीमारी है कोई, उसे सही करना, 1 साल का 2 साल का हो गया, जब तक वो वयस्क नहीं होगा, 12-13 साल का बच्चा होगा, तो उसकी दवाई जिससे लोगे आप डॉक्टर से, वो ये होता है। फिर वही बात आती है, सर हम तो पापा की भी वहीं से लेते हैं और छोटा बच्चा उसकी भी, तो कोई बात नहीं, मजबूरी है आपकी, लेकिन हकीकत बात ये है, जो अच्छे से आपके बच्चे को ये सही कर सकता वो नहीं कर सकता, वो कर भी देगा ना वो सही। तो ये बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखता, मानसिक जो है विकास का, शारीरिक विकास का दवाई सही से देता। तो मेरा मानना ये है, भले ही हम ये कह करके कि सर में दर्द है मेडिकल से दवाई ले लो आप दवाई, लेकिन शायद अगर आप डॉक्टर से लेते तो आपको पता भी नहीं चलता और आपका दर्द भी सही होता, कोई दूसरी चीज़ आपके लिए क्रिएट नहीं होती। और आप अगर मेडिकल से ले रहे हो, मैं किसी मेडिकल की बुराई नहीं कर रहा, बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, अच्छे हैं, और एकदम से डॉक्टर पे जाया भी नहीं जाता, लेकिन वो सही चीज़ नहीं है आपके लिए। वो दवाई दे देंगे, अच्छी है दवाई उनकी बढ़िया, वही डॉक्टर लिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो टेम्परेचर या कितनी उम्र है आपकी, इसका सही से एवेल्युएशन नहीं कर पाते, तो आपको साइड इफेक्ट हो सकता है। चलो छोड़ो, ये हो गया हमारा पेडियाट्रिशियन। इसमें ध्यान रखना, इसमें ए भी होता है या ई भी होता है, दोनों सही है, ये दोनों स्पेलिंग सही मानी गई हैं। नंबर 1 पे ये वाली है, नंबर 2 पे ये वाली, मतलब स्पेलिंग आ जाए तो सुनो, ये भी सही है, PEDIA, ठीक है, और ये भी सही है, बच्चा रोग विशेषज्ञ। ये तो मैं आपको पहले करा चुका हूं, आ गया पहले ये। गाइन महिला, गाइनकोलॉजिस्ट। गाइनकोलॉजिस्ट होता है नोट कर देना सबको, इन्हें मिलेंगे नहीं आपको, फिर ये खत्म हो जाएंगे, किताबों में ढूंढते रहना आप, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे समझ नहीं पाएंगे आप। फिर
जैसे वो 3 आए थे। तो पेडियाट्रिशियन बच्चा रोग विशेषज्ञ है। अब भले ही आपके मोहल्ले में MBBS डॉक्टर है, बच्चों का नहीं है, वो बच्चों को परेशानी हो आप ले गए, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ जाना चाहिए था। गायनकोलॉजिस्ट, अब ये होता सर मेरे घर में किसी लेडीज को या किसी के घर में किसी लेडीज को तबियत खराब होती तो हम तो एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो तो सर्जन है नॉर्मल से या MBBS है नॉर्मल से बस। तो हमें कहाँ जाना चाहिए था? ये महिला रोग विशेषज्ञ, मतलब महिलाएं की जो अपनी पर्सनल परेशानियां होती हैं माहवारी से संबंधित या जो है मेस्कुलिन साइकिल, मतलब उनकी जो अपनी पर्सनल परेशानियां हैं बच्चे से संबंधित, गर्भ से संबंधित, उनके लिए आता है, वो है गायनकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए उन्हें। ठीक, इसके बाद में हमारा जो बचा हुआ है, अब लास्ट में वो देख लेते हैं, फिर बंद कर देंगे, फिर आएगा दूसरा कुछ, इसे और देख लेंगे। डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट नोट कर लेना इसे। ये होता स्किन, डर्म जो होता है ना, डर स्किन होता है, स्किन देख लो दोबारा, स्किन होता त्वचा, त्वचा रोग विशेषज्ञ होते नहीं है, जो पिंपल्स की या कहीं पे कुछ खुजली सी हो रही तो उसके लिए काम आते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। आपने डर्मीकूल नहीं सुना? डर्मीकूल क्यों कहते हैं? वो जब आप लगाते हो तो आपकी त्वचा में ठंडा तो डर्मीकूल मतलब तुम्हारी त्वचा को ठंडा कर देता है। तो डर्म जो शब्द है, डर्म, ये स्किन को दिखाता है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन स्पेशलिस्ट, गायनकोलॉजिस्ट लेडी स्पेशलिस्ट, लेडी डिजीज स्पेशलिस्ट, और पीडियाट्रिशियन बच्चों का डॉक्टर, नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी का, ऑटोलॉजिस्ट कान का, राइनोलॉजिस्ट नाक का, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट 3 हो गए, ऑप्टोमेट्रिस्ट ऑप्टिशियन सब समझा दिया, कार्डियोलॉजिस्ट दिल का हो गया हमारा, और ENT जो तीनों का करता है, ईयर का, नोज का और थ्रोट, तीनों का काम करता है। ज्यादातर यही होते हैं ENT, क्योंकि जब उन्हें पता नाक देख रहे हैं हम नाक का, तो कान का भी हमारे पास आएगा, तो वो कोर्स करके तीनों पकड़ लेते हैं ENT। ठीक, इसके बाद में हम पढ़ेंगे अब जानवर के प्रकार। जानवर के प्रकार मतलब ऐसा नहीं सुना आपने, वो जानवर समुद्र में रहता, वो पेड़ों पर रहता है, वो रात में निकलता शिकार करने, वो दिन में जाता शिकार करने, या वो समुद्र में रहता है। अरे उस जानवर के 2 पैर हैं, तो इनकी संरचना, इनके रहने सहन, इनके जगह के अनुसार इनके प्रकार निकाल रहा हूं मैं, वो देख लो कैसे सवाल आते हैं, सब समझाऊंगा। जैसे हिंदी में लिख दूंगा सारा। एक्वेटिक, जहां आएगा ना एक्वा, पानी होता है, तो एक्वेटिक जलीय, या चाहो तो आप लिख सकते हैं बराबर में, मैं नहीं लिख रहा, एक्वेटिक बराबर जलीय बराबर जो जल में रहते हैं, जो पानी में रहते हैं, मछली वगैरह जो होती है। ठीक है, मछली, मेंढक या बत्तख, ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं, क्योंकि इनका रहना पानी में होता, एक्वेटिक। एक होता मैरीन, ये होते हैं समुद्रीय। अब आप कहोगे सर ये तो गलत बात है आपकी, ये भी पानी है ये भी पानी है। नहीं, व्हेल मछली एक्वेटिक नहीं है, व्हेल मरीन है। बड़े बड़े जानवर जो हो गए बहुत सारे होते हैं, दरियाई घोड़ा होता है, हिप्पोपोटेमस, तो ये जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा जो पानी चाहते हैं, पूरा प्रशांत महासागर, ये बहुत समुद्र से वो जो होंगे वहाँ रहने वाले बड़े होते हैं ये, तो वो होते हैं मरीन। ठीक है, इनका एग्जाम्पल लिखते रहेंगे थोड़े थोड़े से। जलीय के आगे चाहो तो लिख दो मछली, मेंढक आदि, और भी होंगे। समुद्री में चाहो तो लिख दो व्हेल, और भी आगे को लग जाएगी। तीसरा ओविपेरस, चौथा विविपेरस। ओविपेरस अंडे देकर बच्चा देने वाले, जैसे मुर्गी, छिपकली, मछली। तो ऐसा, अच्छा सवाल कैसा आएंगे ऐसे करके, एनिमल्स विच बियर बेबीज विद द हेल्प ऑफ एग्स, अंडों की सहायता से बच्चे पैदा करने वाले, ओविपेरस।
एनिमल्स लिविंग इन वाटर एक्वेटिक, एनिमल्स लिविंग इन सी समुद्र में, याद आएगा हमारा। तो इस तरीके से बन जाता है ये हो गया, ठीक है। अब आप कहोगे भाई साहब मछली यहां भी मछली यहां भी, तो वो अपने स्थान के हिसाब से एक्वेटिक है क्योंकि पानी में रहती है, और यहां अंडा देने की वजह से ओविपेरस है, तो मछली दोनों है, एक्वेटिक भी ओविपेरस भी। विविपेरस डायरेक्ट बच्चा देने वाले, इसमें तो सबसे पहले आएगा इंसान। इंसान जो होता है महिला डायरेक्ट बच्चे को जन्म देती है, अंडा थोड़ा निकलता है, अंडे में से थोड़े निकले में हम तो डायरेक्ट बच्चा पैदा हो गया, तो इंसान हो गए, या ज्यादातर जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, सब ये इसमें आएंगी, ठीक है। फिर आते हैं हम 5वें नंबर पे, ओविपेरस, ओ करा मैंने गोल, अंडा, अंडा देने वाली, ठीक है, और ये विविपेरस होगा। इसके बाद में आता है हमारा एर्बोरियल, लिख देंगे वृक्षीय, वृक्ष तो समझ गए होंगे, वृक्ष पेड़ों पर रहने वाले, जैसे लंगूर, बंदर भी कह सकते हैं आप, बंदर भी होते हैं, ये बन जाएगा। तो जो पेड़ों, अब कैसा आएगा, एनिमल लिविंग इन ट्रीज, ऐसा करके सवाल आएगा वन वर्ड, एनिमल्स लिविंग इन ट्रीज, जानवर जो पेड़ों में रहते हैं, एर्बोरियल, जानवर जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक, जानवर जो समुद्र में रहते हैं, मरीन, जानवर जो बच्चे देते हैं अंडे की सहायता से, ओविपेरस, जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, विविपेरस, ऐसे बन जाएगा। तो एर्बोरियल हो गया हमारा। इसके बाद में जो हम लेंगे अब वो देखते हैं, ये सब वर्ड पावर इकट्ठी करके हम आपके सामने ला रहे हैं, आप इन्हें पढ़ो, ये सब पेपर में आएंगी और पता भी होनी चाहिए ये कौन सी चीज क्या है। अच्छा, अगर किसी के दिमाग में ये बातें आती हो, सर ये किस तरीके से जो है हमारे एग्जाम पेपर में आते हैं, तो जो 6 क्लासेज, 6 पकड़ ली मैंने, आप चाहे कभी भी हो, 6 क्लासेज के बाद जो टेस्ट होगा उसे ध्यान से देखा करो, बस समझ लो वो पेपर में ऐसा आएगा जैसे हम बता रहे हैं। तो ये भी 2-3 तरीके से पूछा जाएगा, आप तो समझते चलो, पेड़ में है तो ये वाले वो वाले ऐसे करके। अब इसके बाद में 6 नंबर पाता हमारा फिर नॉकटर्नल, और इसका एंटोनियम देख लो, एंटोनियम पूछा एक बार इसका पेपर में, नॉकटर्नल, ये हो गया डायर्नल, और यहां से अगर मुझसे कहो तो एन से पकड़ लो नाइट, और डी से पकड़ लो डे, दिन, तो ये होते हैं रात्रिचर और ये होते हैं दिनचर। मतलब ये क्या बात हुई, आपने सुना नहीं है कि उल्लू रात में देखता, कुछ जानवर रात में शिकार करते हैं, चमगादड़ रात में, ऐसे करके कुछ बात चलती है। तो रात में जिन्हें दिखता है रात्रिचर, जो रात में निकलते हैं, रात में रहने लायक होते हैं, रात में शिकार करते हैं, रात्रिचर होते हैं वो, जैसे कि चमगादड़, ठीक है। इसके नीचे लिख देना बैट, इसे बैट बोलते हैं। और भी है, मैंने एक ही लिख दिया। डायर्नल, दिनचर तो बहुत सारे, कुत्ता, बिल्ली, और भी बहुत सारे, और हम भी कहें तो डायर्नल होते हैं हम। अच्छा सुन लो भाई साहब, हम तो रात में रह लेते हैं। रात में रहने का मतलब समझो क्या है। रात में रहने का मतलब ये है जिन्हें अंधेरा होते ही दिखाई पड़ने लगे। हम हैं क्या ऐसा, हम तो रोशनी करेंगे, तो हम इसमें हैं डायर्नल में। और मेरा मानना दुनिया में 90% डायर्नल हैं, जो रोशनी में देखते हैं, अंधेरे में नहीं दिख पाता। इसका उल्टे भी हैं कुछ, वो नॉकटर्नल होते हैं हमारे, चमगादड़ है, उल्लू है। तो ध्यान रखें, क्या रात में मतलब रात हो गई, लाइट जला ली, दिख गया हमें, तो हम नॉकटर्नल हो जाएंगे? नहीं। अंधेरे में, अंधेरे में समझो आप इसे, अंधेरे में यानी कि रात को बोलते हैं ना, अंधेरे में जो दिखाए, जिसे दिख सकता हो, अंधेरे में जो शिकार कर सकता हो, जो अच्छे तरीके से चीज़ों को देख सकता है, वो नॉकटर्नल, और जो दिन में करता है वो डायर्नल, और डायर्नल ज़्यादातर होते हैं। इसके बाद में हम आते हैं अब यहाँ, पूरा लिख रखा मैंने सारा, ये बहुत अच्छा शब्द है, देखो ये बढ़िया आ गया, पैकिडर्म, PACHYDERM। पैकिडर्म होता है मोटी चमड़ी वाला, और मोटी चमड़ी का ध्यान जैसे ही आएगा आपके दिमाग में आएगा गेंडा। और भी है हिप्पोपोटेमस, इतनी मोटी मोटी त्वचा होती है इनकी,
इनके खाल पर अगर मार दोगे तो लकड़ी टूट जाएगी, इनके खाल पर असर नहीं होगा। हमारी जैसे पतली सी है ये, ऐसे करके। तो अब ऐसा हो सकता है, वैसे कहना मत किसी को, बहुत मोटा है कोई और आपने कहा भाई बड़ा मोटा है यार तो, और आपने उसका इस तरह से नोच लिया यहाँ पे, अब आपके हाथ में आया नहीं, वो इतना मोटा था, मतलब यहाँ पे चर्बी जो है, जो मतलब फैट है उसका कुछ है अपने आप में, हाथ में नहीं आया, तो पेकिडर्म है भाई साहब वो, पेकिडर्म। अरे त्वचा आपके हाथ में नहीं आ रही, गेंड, देखो मैं इसलिए नहीं बोल रहा ये नाम, लेकिन होते हैं, मोटा होता कितनी गेंडा हो रहा भाई खा खा के, इसकी मोटी हो गई ना उसकी, तो त्वचा जिसकी मोटी हो गई वो कहलाता है हमारा गेंडा। कहते हैं उस व्यक्ति को जो भी मजाक में या उसकी छेड़खानी करने के लिए, करना नहीं चाहिए ऐसा। तो ये पेकिडर्म हो गया। अच्छा मेरी बात बताओ, गलत तो नहीं समझ रहे हैं आप? गेंडे को अंग्रेजी में पेकिडर्म कहते हैं, ये बात है क्या? ना, गेंडा पेकिडर्म वाले जानवरों में आता है। अब यहां आना, कुत्ता बिल्ली, इन्हें अंग्रेजी में डायरनल कहते हैं क्या? कैसी बात कर रहा हो, ये तो डॉग है, ये कैट है अंग्रेजी में, ये बैट है अंग्रेजी में, इसके प्रकार हैं, ये इस प्रकार के हैं, इनमें रखा जाता है नहीं, ये है इसका मतलब। तो गेंडा किस में आता? पेकिडर्म में। इसका मैं इंग्लिश नाम लिख देता हूं, कभी पूछ ले कोई आपसे, राइनोसेरस। एक मिनट रुक जाओ, राइनोसेरस, ठीक है, ठीक। इसके बाद में और भी हैं, अभी सब आ जाएंगे जितने भी हैं, इनके प्रकार चलना है, जानवरों के प्रकार। 8वें नंबर पे हम पढ़ेंगे मैरसूपियल। मैरसूपियल बहुत अच्छा शब्द है ये भी, जिनके जो अपने बच्चे को थैली, पाउच में रखकर रहते हों। याद आ गया? कंगारू, कंगारू, कंगारू कैसा होता है? मैरसूपियल। दो नाम दूंगा मैं, एक तो पता ही है आपको, कंगारू एक हो गया, एक ये भी मुझे नया मिला, मैं दे देता हूं आपको, ओपोसम्स, ओपोसम्स, ये दोनों। कंगारू तो आपने खूब देखा होगा, इस तरीके से खड़ा होता है ऐसे करके, और यहाँ उसके बच्चा होता है, मुंह में से झांक रहा होता है, वो पाउच है उसका। पाउच मतलब ऐसा नहीं कि हाथ में बैग ले फिर रहा होगा वो, मतलब उसके पेट के आगे एक खाल जैसा बैग बना हुआ होता है, वो बैग जो है ना उसे थैली बोलते हैं, पाउच। तो अपने पाउच में जो अपने बच्चे को ले फिरता है वो कंगारू होता है, तो वो उसे कहलाते हैं मैरसूपियल। ये प्रकार हैं जो, अच्छा कैसा आएगा सवाल, ऐसा करके आएगा, देखो ऑप्शन है पेकिडर्म, नॉक्टर्नल, डायर्नल, मैरसूपियल। अब सवाल आएगा एनिमल्स दैट कैन सी इजीली इन डार्क, समझ गए? जानवर जो अंधेरे में आसानी से देख सकते हैं, नॉक्टर्नल हो गया। एनिमल्स हु या दैट, एनिमल्स दैट कैरी इट्स चाइल्ड इन इट्स बैग या पाउच, जो अपने पाउच में अपने बच्चों को लेके घूमते हैं, मैरसूपियल। ऐसा आएंगे सवाल हमारे। बाकी आप इनकी हिंदी याद कर लो, समझ लो, बाकी बातें आपसे सैटरडे के दिन टेस्ट में हो जाया करेंगे ऐसी। तो ये भी हो गया हमारा, एर्बोरियल हो गया। इसकी बात मैं कर चुका हूं आपसे, लेकिन फिर भी देख लो, कार्निवोरस ये होता मांसाहारी, जानवरों के लिए आता है ना ये, जैसे शेर, चीता, ये सब। 10 हर्बीवोरस, आप सोच रहे होंगे सर हमें तो नहीं पढ़ाया आपने ये, तो ये जो क्लास है हमारी चल रही है 2 जगह लाइव है, ये एक को मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन सिखा ऐसा रहा हूं जो कभी सिखाया नहीं है आपको मैंने। सब नोट करो इसे, सबके लिए नया है ये। तो हर्बीवोरस होती है शाकाहारी, जो शाखाएं खाता, जैसे बकरी, भैंस। 11 नंबर ये होता है ग्रामीवोरस, ग्रामीवोरस, ग्रामिनीवोरस। एक मिनट रुक जाओ, मुझे चेंज करना पड़ेगा। बकरी भैंस भी होती हैं, लेकिन सबसे बढ़िया रख दो आप जिराफ। वो बकरी भैंस भी था उसके अंदर, लेकिन शाखाएं पता क्या होती हैं, जो पेड़ों पे लगी होती हैं ऊपर की तरफ, और ऐसे करके खाते हैं उसे। तो ये काम तो जिराफ का होता है। जो नीचे घास होती है तो ये है।
तो इसमें भैंस को रखना, बकरी को। जो देखो दो हैं तरीके, ये जानवर है, अगर ऐसे खाएगा तो ये है हर्बीवोरस, ऊपर की शाखाएं तोड़ के, और ये जिराफ करता है, एक आध और करता होगा, कोई होगा जेब्रा वगैरह जो भी। और जो हमारा बकरी भैंस है वो कैसे करती, ऐसे करके नीचे को मुंडी ऐसे करके ऐसे खाना, वो होता है हमारा ग्रामिनिवोरस। घासाहारी कर दूंगा, ऐसा ऐसे नहीं करता है, ऐसा नहीं कर सकते, पता नहीं ऐसा हो नहीं हो शब्द हिंदी में। तो घास खाने वाले, जैसे बकरी कर देना आगे को, ऐसी बकरी भैंस, ये तो हम समझा रहे हैं एग्जाम के लिए आपको, मेन तो ये हैं, बातें इनके ऊपर हैं सारी की सारी। ये हो गया डायर्नल हो गया, और मैर्सूपियल, हर्बीवोरस, कार्निवोरस सब हो गया इसके अंदर। बस अब हम इसके अगला टॉपिक खोलेंगे एक और अभी, फिर बंद करेंगे ऐसा। हमने एक टॉपिक और खोला, कुछ व्यक्ति हैं, कुछ मेरे ये तरीके हैं सिखाने के। कुछ व्यक्ति अपने व्यवसाय के साथ, जैसे जो दवाई बेचता वो क्या होता, जो दूध बेचता वो क्या होता है, जो कपड़े बेचता वो क्या होता, जो हैट बनाता वो क्या होता, जो पॉलिश करता है या सही करता वो कौन होता, कपड़े सीने वाला कौन होता। इनमें कुछ तो आप जानते हैं, कुछ नए हैं आपके लिए, तो वो लाए हम आपके लिए। पहला फ्लैट लिस्ट, व्यक्ति यहां से दिख जाएगा आपको, ये ध्यान रखेंगे जरा सही से। फ्लैट लिस्ट, जिस शब्द के लास्ट में IST हो, IST, वो व्यक्ति होगा कोई, इसके अंदर व्यक्ति है, और ये सब नाउन है, ये नाउन है फ्लैट लिस्ट। इसके आगे लिख देंगे हम, फ्लैट लिस्ट होता है स्टाम्प इकट्ठे करने वाला। जो स्टाम्प होते हैं आपने देखा होगा तहसील में, उन्हें इकट्ठे करने का शौक होता है उसे, 50 का 10 का, उसे लग रहा पैसे हैं, ऐसे होता किसी किसी को शौक, तो उन्हें इकट्ठे कर रखे पुराने टाइम के, कि भाई मेरे सामने आज़ादी के पहले का स्टाम्प है, आज़ादी के बाद का। तो स्टाम्प इकट्ठे करने का शौक जिसे होगा, फ्लैट लिस्ट कहलाएगा वो। दूसरा न्यूमिस्मेटिस्ट, अब ऐसा होता है कि सर ये तो मैं पढ़ चुका हूं, तो आपकी गलतफहमी हो सकती, सर ये तो मैं पढ़ चुका, तो यहां से आप वीडियो को आगे बढ़ा दो, कहीं ऐसा ना हो तीसरा शब्द आपको नया मिल जाए। तो हम ये कह रहे हैं आपसे, ठीक है जो आता है सही है, तो क्लास मत दो, फिर आप अपने पैसे खराब मत करो। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब मैं क्लास में खड़ा होऊंगा पढ़ाने के लिए, तो चाहे कितना भी पुराने हो आपको जरूर फायदा मिलेगा पूरी क्लास से, और कहीं ना कहीं नंबर बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस होती है अपनी अपनी। तो न्यूमिस्मेटिस्ट होता है जो क्वाइन, सिक्के जो होते हैं, सिक्के, एक मिनट रुक जाओ, जो क्वाइंस इकट्ठे करने वाला, देखो आ गया IST, क्वाइंस इकट्ठे करने वाला। एक शब्द ये देखो आप, प्लेगियरिस्ट, प्लेगियरिस्ट व्यक्ति आ गया। पता है कौन होता, जैसे कि मान लो ये मैं नोट्स पढ़ा रहा हूं, ऐसा करके कह सकते हैं, मैंने नोट्स बनवा दिया आपको ये, अब मेरे ये नोट्स कोई टीचर देख रहा है, मान लो वीडियो मेरी, और वो सेम बिल्कुल इसकी कॉपी यही ऐसे पढ़ा रहा है, तो कोई बात नहीं, पढ़ा दे, ज्ञान बट रहा, हम कुछ नहीं कह रहे। लेकिन ये साहित्यिक चोरी है, वो हमारे इस मटेरियल को चुरा करके जो पढ़ा रहे हैं, या मैं पढ़ा रहा हूँ किसी को चुरा करके चेंज करके पढ़ा सकते हैं आप, बिल्कुल कॉपी डिक्टो, वो सही नहीं होता फिर। तो प्लेगियरिस्ट है वो व्यक्ति। या ऐसा भी होता, आप मूवी समझना या देखना, साजन मूवी में जो शायरी लिखता है एक्चुअल में, वो लिखता है संजय दत्त, और उसकी सहायता से वो माधुरी दीक्षित से जो है प्यार करने लगता है सलमान खान। क्यों? क्योंकि माधुरी दीक्षित को लगता है कि ये इसकी खुद की शायरी है, वो गाता किसकी है, संजय दत्त की। तो ये जो व्यक्ति बीच में सलमान खान है, कह सकते हैं ये चुराना तो नहीं था खैर, लेकिन ये प्लेगियरिस्ट कहलाएगा, क्योंकि इसने दूसरे की रचना का, दूसरे की काव्य का, दूसरे का जो उसका मटेरियल था लिखा हुआ, वो चुरा के लगा दिया कहीं और, तो इसे बोलते हैं प्लेगियरिस्ट। तो इसकी हिंदी होती है साहित्यिक चोरी करने वाला, यानी कि जो किसी का मटेरियल चुरा ले, लिखा हुआ चुरा ले। किताब
अपने नाम से छाप दी, लिखी किसी और ने थी। मान लो एक ऐसा होता, एक व्यक्ति किताब छापनी, उसने लिख दी, 2-3 पेज रह गए, अब उसने दूसरे ने उसे मार दिया और अपने नाम से किताब छाप दी, ये होता है, ये बहुत बड़े पैमाने पर होता। तो साहित्यिक, साहित्यिक, साहित्यिक चोरी करने वाला, ठीक है, प्लेगियरिस्ट। फिर आएंगे इसके बाद में लेक्सिकोग्राफर, सब हैं ये जो व्यक्ति होते हैं, लेक्सिकोग्राफर, ये सब आपको वन वर्ड में मिलेंगे, वन वर्ड करा रहा हूं मैं ये। लेक्सिकोग्राफर होती है डिक्शनरी, डिक्शनरी बनाने वाला, डिक्शनरी बनाने वाला, जिसने डिक्शनरी बनाई होगी। मान लो एक व्यक्ति है, उसने सारे शब्दों को इकट्ठा करा, अपने अल्फाबेटिकली लगा दिया। एक डिक्शनरी का मतलब होता है इसमें ए से शुरू होकर जेड पे खत्म होगी बात, ABCD 10-10 20-20 50-50 शब्द डाल दी और डिक्शनरी बना दी, तो वो व्यक्ति जो है वो लेक्सिकोग्राफर है। इसकी स्पेलिंग का ध्यान रखना, ई होता है यहाँ पे, स्पेलिंग आ जाती है कभी कभी पेपर में। इसके बाद में आता है ड्रेपर, इसकी हिंदी होती है बजाज, और ये होता है कपड़ा, कपड़े मत करना, कपड़ा बेचने वाला। अब क्या होगा, कपड़े क्यों नहीं करना, कपड़े ये है जो मैं पहना हुआ हूं, कपड़े हैं ये जो मैं पहना हुआ, कपड़ा ये है। तो समझ लें जरा सही से, सिलने के बाद जो हम पहन लेते हैं वो कपड़े होते हैं, वो क्या होते हैं, कपड़े। इधर देखो, कभी भी अगर कोई व्यक्ति पहने हुए है ना और आप कहना चाह रहे हो ऐसे करके, यार बड़े अच्छे क्लॉथ, गलत है, क्लॉथ्स, बड़े अच्छे क्लॉथ्स पहने हुए हैं आज वो, या ड्रेस कह सकते हो, ड्रेस या क्लॉथ्स। तो ध्यान रखें, जो व्यक्ति पहन रहा होता है, मतलब उसकी ड्रेस जो पूरी तैयार हो गई, जो पैंट शर्ट सब चीजें, वो जो पूरा है उसका, उसे बोलते हैं क्लॉथ्स। और अगर कपड़ा है, क्लॉथ, तो ये होगा हमारा कपड़ा, दोनों में फर्क है ये। अब मुझे बताओ, मैं बोर्ड साफ करना चाहता हूं, तो मैंने ये जो उठाया है, ये क्या उठाया मैंने, ये उठाया। तो कहीं पर साफ करने के लिए, बिछाने के लिए, या आपको कुछ जो है हाथ में बांधने के लिए जो कपड़ा चाहिए होता है वो सिंगुलर होगा ये वाला, और जो पहनोगे आप वो क्लॉथ्स होगा। दोनों को नोट कर लेना, एक अलग चीज मिल गई आपको, ठीक है। हमें वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करना, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आ जा, सीखना है हमें। तो ये होगा हमारी ड्रेपर जो कपड़ा बेचता है। कपड़ा बेचने वाला मतलब दो होते हैं, एक तो वो जो टी शर्ट पैंट बेचते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा है ये एक्चुअल में, ये बात कर रहा है जब वो आपको कपड़ा काट के देता, वो बजाज होता है। कपड़ा काट के देगा 2 मीटर 3 मीटर, वो होता है, ठीक है, बाद में सिलवा लो आप उसे। तो योग्य ड्रेपर, सबका ध्यान रखो भैया, सब आएंगे पेपर में। फिर इसके बाद में हम जाते हैं जी आपका कोरियोग्राफर। कॉमन से शब्द हैं, पता होंगे आपको, ये नहीं पता हो तो नोट करते जाओ। कोरियोग्राफर होता है डांस सिखाने वाला। जितने भी आप एक्टर एक्ट्रेस, हीरो हीरोइन को डांस करते हुए देखते हो, उनके साइड में आपको दिखता नहीं है, वो उनके साइड में सिखाने वाला होता है, ऐसे करो, ऐसे करके ये स्टेप करो, ये वो जो व्यक्ति सिखा रहा है वो कोरियोग्राफर होता है। और अगर ये काम पूछो, काम, तो ये कोरियोग्राफी होती है। ये काम जो है सिखाने का कोरियोग्राफी, और जो सिखाता है वो क्या होता है, कोरियोग्राफर। इसे को पढ़ना कभी चोरियो पढ़ लो, कोरियोग्राफर, ठीक है। इसके बाद में हम एक शब्द और देंगे भी आपको, ये एंटोमोलॉजिस्ट आ गया ये। और एंटोमो जहां आएगा लिख देना वहां पे इंसेक्ट, कीड़े, ठीक है। और लॉजिस्ट जहां आएगा वहां लिख देना अध्ययन करता, जो अध्ययन कर रहा हो, तो इसकी हिंदी लिख दो आगे को करके, एंटोमो इंसेक्ट, लॉजिस्ट अध्ययन करता, यानी कि कीटों का अध्ययन करने वाला। कीटों का अध्ययन होता है ना इनका, कौन सा कीट क्या काम करता है, क्या उसकी संरचना है, कैसे वो खाता है, क्या डंक मारने से उसके क्या हो सकता है, तो कीटों का अध्ययन होता है। तो एंटोमोलॉजिस्ट, जैसे अगर मैं कहूं कि अगर कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग कर रहा है तो वो इंजीनियर, अगर कोई व्यक्ति डॉक्टरी मेडिसिन में है तो वो डॉक्टर बन जाएगा, MBBS। ऐसे ही अगर वो कीटों का अध्ययन करने वाला है तो बन जाता एंटोमोलॉजिस्ट। फिर लास्ट में हम अपने शब्द को यही खत्म कर देंगे। एक शब्द है हमारे पास में ऑर्निथोलॉजिस्ट।
फिर वही बात आ गई, लॉजिस्ट हो गया अध्ययन करता मतलब पढ़ने वाला, और इसे नोट कर लेना ऑर्निथो ये होता पक्षी के लिए, ऑर्निथो इसका ध्यान रखना पक्षी के लिए होता बर्ड्स के लिए। तो ऑर्निथोलॉजिस्ट हो गया पक्षी वर्ग का अध्ययन करने वाला। जब आप रोबोट 2.0 देखोगे तो उसमें अक्षय कुमार जो है वो पक्षियों को बचाने में लगा हुआ है, तो वो एक ऑफिस में या किसी जगह बैठ करके पक्षियों के बारे में बताएगा, वो टीचर है प्रोफेसर, तो किताब उठाएगा, देखना उस पर लिख रहा होगा ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी वो पक्षी से संबंधित ज्ञान की बात है, तो ऑर्निथोलॉजिस्ट पक्षी वाला हो गया ये। अब इतनी जो मैंने शब्द बताया आपको 3 वर्ग में, पहले में डॉक्टर दिखाए मैंने, वो हमारे पर्सनल यूज के भी हैं और हमें पता भी होने चाहिए और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि यार मुझे पता चल गया कि इस वाले डॉक्टर को ये कहते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमने जानवर दिखाएं कि वहां रहता तो ये होगा और ऐसा करता तो ये होगा, ऐसे बच्चे देगा तो ओविपोरस होगा, अंडे से देगा, तो सब सीख लिया हमने। तीसरे नंबर पे फिर हमने कुछ ऐसे शब्द भी सीख लिए जो हमारे आसपास के होते हैं, जैसे कोरियोग्राफर के पास जाओ डांस सीखना है तो, प्लेगियरिस्ट है तो वो साहित्यिक चोर है, उसने किसी की लेखन चुरा लिया होगा, या लेक्सिकोग्राफर डिक्शनरी, ये बहुत कॉमन से शब्द हैं। और मैंने अपनी इस क्लास को ये नहीं कहा कि सीनियर बच्चों के लिए है, ये नहीं कहा कि जूनियर बच्चों के लिए है, बल्कि मैंने अपनी इस क्लास पर जो फोकस कर रखा है वो यह है कि जब आप पेपर देने जाओ तो आपको पेपर में जो शब्द मिलें वो हमारे पढ़े हुए मिल जाएं, तो हम ऐसे शब्द निकालना है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगले महीने थोड़े और ज़्यादा ज़रूरी, फिर ऐसे निकल जाएंगे आपके 6-7 महीने में। तो आपकी ज़रूरतें हैं, आप अपना डिसीजन खुद लें कि हाँ यार ये मेरे काम का बैच है, नहीं है तो दूसरा लें, और 2-3 है आपके काम तो 2-3 ले लो, आपके पास ज़्यादा पैसे हों तो। बस बोझ मत बनाना और ज़बरदस्ती मत पढ़ना किसी चीज़ को। आज हम अपनी क्लास को यहीं रोकेंगे। आज की इस वीडियो में मैंने आपको सैटरडे का सॉल्यूशन कराया और अपनी इस वीडियो में मैंने अल्फ़ाबेट जी भी पढ़ाई, और लास्ट में अब हमने अपनी इस वीडियो में कुछ 3 वर्ग डॉक्टर, जानवर और कुछ खास व्यक्ति पढ़े जिनकी ज़रूरत हमें पढ़ती रहेगी। आपकी क्लास में अगर आपको लगे कि सर मैंने तो सैटरडे की क्लास कौन सी है यही नहीं पता मुझे, और अल्फ़ाबेट जी क्या पढ़ाया आपने पता नहीं मुझे, तो बता दूं ये बैच हमारा जो मैं पढ़ा रहा हूँ 2 जगह ऑनलाइन है, ये 2 जगह लाइव है। तो आप जितना बोर्ड पे दिखाया गया उनको ध्यान से समझो, बाकी ये बातें मेरी कुछ बच्चों उनके लिए हैं, कुछ आपके लिए हैं। तो आज हमारी 2 बार बोलूँगा, दोनों बार सुनना, आप दोनों की जुड़ाएगी क्लास, ठीक है, कोई बात नहीं। पहला, आज हमने वोकैबुलरी डे 7 पूरा कर लिया, ये क्लास हमारी ख़त्म हो गई। अब आपसे मुलाकात अगली क्लास में यानी कि वोकैबुलरी 8 में और एच वाले अल्फ़ाबेट के साथ होगी, ठीक है। अब दूसरी बात, और ये हमारी वोकैबुलरी क्लास 5 भी है जो मैं मंडे के दिन अपलोड करता हूं, जो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच और सेंटेंस में अपलोड करी थी, ये वो क्लास भी है। तो दोनों के लिए सेम क्लास है, ये बस मटेरियल चेंज है, उनका थोड़ा अलग है, उनका ज़्यादा है, किसी का कम है, उसके हिसाब से जो उसकी ज़रूरत है। तो मंडे की क्लास नंबर 5 पूरी हो गई, अगले मंडे क्लास नंबर 6 देंगे। अब आपसे आगे मुलाकात होगी। सी यू इन नेक्स्ट क्लास, एंजॉय योर वोकैबुलरी।